लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं सुप्रीम कास्ट मास्टर की 4th एपिसोड को। तो पुरानी प्रथाओं को फॉलो करते हुए तो हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था कि नीनी यहाँ पे येलिंग को अपने साथ ले आई थी यहाँ पे जोगे से मिलवाने के लिए, ये कहते हुए कि यही वाला असली येलिंग है तो इसको आपने अपने डिसाइपल बना के रखा हुआ है, वो तो बहरूपिया है, लात मार के उसे भगा दीजिए, ये वाला उससे बेहतर प्रोडक्ट है। जिसपे जोगे आगे से कुछ भी नहीं कह पाता और वो नीनी को ऊपर भेज देता है। जिसके बाद वो यहाँ पे येलिन से कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है जिससे यहाँ पे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी, कि हम लोग यहाँ पे गेट ऑफ एपोकलिप्स के अंदर जाएंगे लेकिन यहाँ पे येलिन के साथ में, ना कि येलिन के तौर पे। जिससे यहाँ पे दो फायदे होंगे, येलिन कभी भी गेट ऑफ एपोकलिप्स के आसपास दिखाई भी नहीं दिया और तुमको भी यहाँ पे लिंगे के नाम से पूरी तरीके से छुटकारा मिल जाएगा, जिससे नीनी तुम्हें दोबारा कभी भी परेशान नहीं करेगी। और यहीं पे हमारा एपिसोड खत्म हो गया था। येलिन अपने मन के अंदर सोचता है अगर यहाँ पे लिंगे गेट ऑफ एपोकलिप्स के अंदर जाएगा तो फिर वो यहाँ पे उसी के साथ में गायब हो जाएगा और इससे यहाँ पे किसी को फर्क भी नहीं पड़ता है। जोगे का यही प्लान है। जैसे येलिन अपने मन के अंदर सोचता है कि तुम मेरे खिलाफ कौन सा यहाँ पे षड्यंत्र रच रहे हो, मैं भी ये देखना चाहता हूँ। इसके बाद वो जोगे से कहता है कि उसको कोई भी दिक्कत नहीं है। जोगे उसे कहता है कि जब तक तुम समझते हो कि मैं क्या करना चाहता हूँ तब तक कोई भी दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ पे नीनी के साथ में बात कर लूंगा, हम लोग किसी दिनों के अंदर ही यहाँ पे गेट ऑफ एपोकलिप्स के लिए निकल लेंगे। इसके बाद हम लोग येलिन को उसके घर के अंदर देखते हैं जहाँ पे वो रिफाइनमेंट स्टोन के चारों तरफ से घिरा हुआ था। वहीं पे इसे पता था कि जोगे यहाँ पे कुछ तो प्लान कर रहा होगा, इसलिए येलिन भी अपनी तैयारियां यहाँ पे कर लेता है और वो शुरुआत अपने वेपन को यहाँ पे रिफाइन करने से करता है। बाय द वे ये जो स्टोन एक तरीके से यहाँ पे सट्टा है, मतलब ये बात की गारंटी नहीं है कि हर एक स्टोन यहाँ पे सक्सेसफुल ही होगा। एग्जाम्पल के लिए येलिन यहाँ पे एक स्टोन का इस्तेमाल करता है और अपने वेपन को रिफाइन करता है तो पहली बार में ये सक्सेसफुल चला जाता है और यहाँ पे इसका वेपन 1 स्टार पे आ जाता है। जैसे इस रिंग का जो एम्पलीफिकेशन था वो यहाँ पे 120 से बढ़ जाता है सिर्फ 1 स्टार से। जिससे येलिन भी हैरान हो जाता है कि ये स्टार पावर तो काफी ज्यादा अच्छी है, सिर्फ 1 स्टार से है इसका बोनस यहाँ पे 20% से बढ़ गया। जिसके बाद वो इसी तरीके से यहाँ पे रिफाइनमेंट करता रहता है लेकिन अब उसका तुक्का काम नहीं कर रहा था। अब वो जितनी भी बार यहाँ पे स्टोन को तोड़ता उतनी बार उसका यहाँ पे रिफाइनमेंट फेल होता जाता और इसी तरीके से येलिन यहाँ पे 100 रिफाइनमेंट स्टोन को इस्तेमाल कर लेता है लेकिन उसको यहाँ पे दूसरा स्टार नहीं मिलता। येलिन को कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके पास कई सारे स्टोन पड़े हुए हैं। जिसके बाद ये अंधाधुन यहाँ पे स्टोन्स की बलि चढ़ा देता है लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ था। धीरे धीरे करके आंकड़ा 100 से 200, 200 से 400 निकल जाता है और देखते ही देखते 900 के पार और इसको यहाँ पे एक भी बार यहाँ पे सक्सेसफुल अटेम्प्ट नहीं मिलता। जस्ट लाइक नीट। जैसे इसका माथा यहाँ पे गर्म होने लगा था, वो आगे से कहता है इससे अच्छा तो मैं सुट्टा फूंक लेता, उससे तो कम से कम सुकून तो मिलता। लेकिन आखिरी बार में इसका यहाँ पे तुक्का चल जाता है। जिसके बाद ये दोबारा यहाँ पे रिफाइनमेंट को सक्सेसफुल कर लेता है और इस बार इसे यहाँ पे 3 लेवल की पावर मिली थी। जिससे यहाँ पे जो पावर एम्पलीफिकेशन था वो यहाँ पे 160% से बढ़ जाता है, सॉरी 160 है। जैसे येलिन काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि अगर यहाँ पे पावर 160% से बढ़ती है तो ये भी काफी ज्यादा है। अगले दिन येलिन अपने कमरे से बाहर निकलता है ये सोचते हुए लिंगियो से मिलाता हूँ, कई दिनों से उससे मिला नहीं, देखते हैं कि वो कितना लेवल अप कर लिया। वही जब ये सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था फिर नीनी इसको यहाँ पे येलिन समझ लेती है। ये कहते हुए कि चलो हम लोग ताजी हवा खा के आते हैं। लेकिन जैसे ही येलिन अपना मुखड़ा दिखाता है तो इसका मुंह बन जाता है। ये आगे से कहती है तुम गद्दार, गए नहीं घर से अभी तक, मेरे फादर ने बताया नहीं क्या कि मैंने पहले यहाँ पे लिंगे को ढूंढ लिया है। येलिन उसे कहता है जा रहा हूँ, अपना सामान तो उठा लेने दो। जिस पे निन्नी उसे कहती है जल्दी जाओ, मैं तुम्हें छोड़ने के लिए नहीं आने वाली और कुछ भी यहाँ पे छोड़ के ना जाना, नहीं तो दोबारा नहीं मिलेगा। जिसपे येलिन आगे से कुछ भी नहीं कह पाता। इसके बाद अगला सीन यहाँ पे जी फैमिली के विला का होता है जहाँ पे हम लोग लिंगियो को देखते हैं जो कि यहाँ पे येलिन को देख के खुश हो जाता है, जैसे कि बड़े सालों के बाद अपने दोस्त को देख रहा हो। लिंगियो उसे कहता है कि तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम मुझसे मिलना चाहते थे, मैं यहाँ पे गाड़ी भिजवा देता तुम्हें लेने के लिए। येलिन उसे कहता है कि नीनी ने जो फायर बॉल तुम्हारे मुंह पे मारी थी उसकी सारी चोटें ठीक हो गई क्या। तो इस पे लिंगियो आगे से कहता है कि उसके फादर ने यहाँ पे सबसे बढ़िया प्रेस्ट ढूंढा था किंगचेन के अंदर, तो ऑफकोर्स उसकी सारी चोटें यहाँ पे ठीक हो गई हैं। येलिन उससे कहता है इस बार मैं तुमसे मिलने के लिए यहाँ पे किसी जरूरी वजह से आया हूँ। जिस पे लिंगियो उससे कहता है फरमाइश रखिए मालिक, फरमाइश रखिए। इसके बाद येलिन यहाँ पे सच में कुछ इंपॉर्टेंट करने वाला था, इसलिए वो सिर्फ यहाँ पे लिंगियो को बताता है कि लिंगियो को क्या करना है। तो इसको सुन के लिंगियो आगे से कहता है इतना ही, सच में? बाद में कहना कि मैंने तुमसे बोला नहीं ये खतरनाक हो सकता है। येलिन उससे कहता है कर दो भाई, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसपे लिंगियो उसे कहता है काम हो जाएगा, चिंता ना करिए। जिसके बाद अगले सीन में हम लोग येलिन को एकदम बड़ी सी स्क्रीन पे देखते हैं और तुम्हें पता है अगर तुम फेमस हो जाओ तो फिर तुम्हें यहाँ पे जर्नलिस्ट घूरते ही रहते हैं, इन्हें मौका मिल जाए तो तुम्हें यहाँ पे पॉटी करता हुआ रिकॉर्ड कर ले। फिर तो येलिन इतनी समय यहाँ पे मस्त अय्यासी कर रहा था, ये बड़े बड़े होटल्स के अंदर जा रहा था, एंटरटेनमेंट वेन्यूज के अंदर जा रहा था, इसलिए रिपोर्टर्स का इसके ऊपर पूरा ध्यान था और हर कोई इसकी ही फोटो खींचे जा रहा था। इसलिए सभी लोग यहाँ पे येलिन के बारे में ही बात कर रहे थे कि इसको हाल ही में यहाँ पे नेशनल टॉप स्कोरर का टाइटल मिला था। इसलिए वो सभी कहते हैं कि इसकी नियत इतनी जल्दी कैसे डगमगा गई भाई, पॉलिटिशियन है क्या। जिस पे दूसरा बंदा आगे से कहता है वो फॉरबिडन स्पेल कास्टर है, वो यहाँ पे कम जीते हैं, शायद से इसके पास यहाँ पे बहुत ही कम साल बचे होंगे क्योंकि इसने अपनी बॉडी का इस्तेमाल किया है यहाँ पे नेशनल टॉप स्कोरर का टाइटल छीनने के लिए। दूसरा बंदा कहता है अगर ये यहाँ पे फॉरबिडन स्पेल कास्टर ना होता तो फिर किंगचेन को यहाँ पे सच में एक ट्रू ड्रैगन मिल जाता। वह पे नीनी भी इस न्यूज को देख रही थी और ये भी डिसअपॉइंट हो गई थी। इसके बाद
बाद अगले सीन में हम लोग येलेन को देखते हैं जो कि जोगे से मिलने के लिए आता है और इसने यहाँ पे ये सारी अफवाहें सिर्फ इसलिए फैलाई थी क्योंकि अब से यहाँ पे येलेन के ऊपर किसी का भी ध्यान नहीं जाएगा। सभी लोगों को ये लगेगा कि ये तो निपटने वाला है, अय्यासी कर रहा है, करने दो, क्यों परेशान करते हैं भाई को। इसलिए वो जोगे के पास आता है और उससे कहता है कि वो रेडी है। तो फिर वो दोनों ही उसी दिन यहाँ पे निकल जाते हैं। जाने से पहले यहाँ पे नीनी आ जाती है जो कि यहाँ पे येलिंग को आवाज लगाती है। येलिंग उससे कहता है क्या चाहिए भाई, जिस पे ये इनडायरेक्टली यहाँ पे येलिंग से कहती है जब तुम वापस आओगे तो फिर हम दोनों यहाँ पे डेट पे जाएंगे, मूवी देखने के लिए बुला रही थी उसको। येलिंग उससे कहता है कि जब हम लोग वापस आएंगे तब इस बारे में बात करेंगे और जो कि उससे कहता है कि हम लोग कुछ दिनों के लिए जा रहे हैं। जिसके बाद ये दोनों डायरेक्ट यहाँ पे जंगल की तरफ जा रहे थे। येलिंग उससे पूछता है क्या वो लोग टेलीपोर्टेशन पोर्टल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, जो कि आगे से बताता है गेट ऑफ एपोकलिप्स डायरेक्ट यहाँ पे जंगलों के बीच में आया है, इसलिए उसकी कोई जरूरत नहीं है और साथ ही में मुझे टीचर ना बुलाओ, इससे तुम्हारी आइडेंटिटी एक्सपोज हो सकती है, मुझे डायरेक्ट जोगे कह के बुलाओ। जिसके लिए येलिन मान जाता है। जिसके बाद वो दोनों ही जंगलों के अंदर घुस जाते हैं। जिसके बाद वो दोनों गेट ऑफ एपोकलिप्स के पास में पहुंच जाते हैं और ये दोनों ही हैरान हो गए थे इतने बड़े गेट को देख के। जोगे भी हैरान हुआ था जब उसने पहली बार देखा था। इन दोनों का कोई वेट यहाँ पे पहले से ही कर रहा था, जो कि जोगे से कहता है चलो तुम आ तो गए, मुझे लगा नहीं था कि इतनी जल्दी आ जाओगे, मैं तो किसी को भेजने वाला था। हमें इस बंदे के बारे में बताया जाता है जो कि यहाँ पे किंगजंग सिटी के इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो का डिप्यूटी डायरेक्टर है और शायद से इसी ने यहाँ पे येलेन की सबसे पहले धुलाई लगवाई होगी ब्यूरो के अंदर जब उसे पकड़ के ले जाया गया होगा चाबी के पीछे। जिसके बाद डायरेक्टर टैन यहाँ पे जोगे को वो चाबी देता है जो कि यहाँ पे येलेन से छीन ली गई थी। वहीं पे येलेन को पीछे से किलिंग इंटेंट महसूस हो रहा था तो जोगे आगे से बताता है कि हम लोगों ने यहाँ पे डायरेक्टर टैन को चूना जो लगाया है नकली चाबी देके, अगर उसको इस बारे में पता चल गया तो फिर वो हमें यहीं पे ही मरवा डालेगा। येलेन उसे कहता है कि हम लोग असली चाबी को बाहर निकाले तो जोगे उसे कहता है कि अभी उसकी जरूरत नहीं है, बस तुम गेट के पास जाओ, वो गेट अपने आप ही खुल जाएगा। येलेन बिल्कुल ऐसा ही करता है और वो जैसे यहाँ पे गेट को छूता है तो गेट अपने आप ही खुल जाता है। वहीं पे सभी लोग गेट को खुलता हुआ देख के खुश हो जाते हैं क्योंकि सभी को यहाँ पे 7 ओरिजिन एशियंट आर्टिफैक्ट की चाहत जो थी, इसलिए सबकी लार यहाँ पे टपके जा रही थी। वहीं पे डायरेक्टर टैन दरवाजा खुलने के बाद में जोगे से कहता है कि अब ये चाबी मेरे पास वापस आ जानी चाहिए। जोगे उससे कहता है ले लो भाई, मुझे कौन सी चाहिए, ये तुम्हारी ही तो थी। हालांकि तभी इन दोनों के बीच में कोई तीसरी आवाज आती है जो कि इन लोगों से कहता है गेट ऑफ एपोकलिप्स सच में इस वर्ल्ड के अंदर एक्चुअली एग्जिस्ट करता है, ये तो काफी ज्यादा शॉकिंग बात है। जिस पे ये दोनों ही हैरान होते हैं और तभी पीछे हम लोग यहाँ पे जॉब चेंजर गिल्ड के डायरेक्टर को देखते हैं और इसका नाम शायद से ली चुआन था। डायरेक्टर टैन जोगे से कहता है कि तुमने इन्हें बुलाया, जिसपे जोगे आगे से कहता है बेवकूफ थोड़ी ना हो जो इन लोगों को बुलाऊंगा, इसी चीज करूंगा। ली चुआन डायरेक्टर टैन से कहता है कि आप भी यहाँ पे हैं, मुझे लगा नहीं था कि आप भी लोग यहाँ पे ट्रेजर हंटिंग के लिए आए हुए होंगे, आपने मुझे क्यों नहीं बुलाया, हमारा तो पुराना रिश्ता है। भूल गए क्या, हम दोनों तो एक दूसरे के साथ ईंट से ईंट लड़ा देते थे बिस्तर के अंदर। डायरेक्टर टैन यहाँ पे ली चुआन से कहता है ये कुछ ज्यादा ही गलत नहीं है, तुम तो डायरेक्ट अंदर ही घुसे चले आ रहे हो और तुम्हें हिस्सा भी चाहिए। जिसपे ली चुआन उसे कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर हम तुम्हारे लिए आगे क्यों नहीं चलते हैं और तुम्हारे लिए चीजों को यहाँ पे ढूंढेंगे। ये सुन के यहाँ पे डायरेक्टर टैन आगे से मान जाता है क्योंकि यहाँ पे स्काउट्स की जरूरत है। बेसिकली जो यहाँ पे पहले आगे जाएंगे क्या पता कोई ट्रैप हो तो उनकी ही लगेंगे ना, इनको यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा और वैसे भी ये साले खाली हाथ यहाँ से नहीं जाने वाले, इसलिए वो ली चुआन के लिए यहाँ पे मान जाता है, उसके साथ डील कर लेता है। जिसपे ली चुआन उन लोगों से कहता है बड़े दयालु हो तुम लोग, मेरी ऊपर तुम सभी को लग जाए, बुढ़े तेरे पैर पहले ही कबर में लटक रहे हैं, काहे बची हुई जिंदगी कुर्बान करने पे तुला है। खैर उतने में इसकी नजर यहाँ पे येलेन के ऊपर पड़ जाती है तो वो उसे पहचान जाता है, ये कहते हुए तुम भी यहीं पे ही हो। बेसिकली इसी रूप के अंदर इसने यहाँ पे डील की थी ना ली चुआन के साथ में, उसके यहाँ पे जॉब चेंजर गिल्ड के अंदर जाके, इसलिए एक दूसरे को जानते हैं। येलेन उससे कहता है आप आगे बढ़ी है। जिसके बाद जब ये सभी लोग अंदर जाते हैं तो फिर इन लोगों की आंखों के सामने एकदम काला सा कुछ आ जाता है जिससे इन सभी का विजन यहाँ पे ब्लॉक हो जाता है। जो कि आगे से कहता है कि अंदर जाना तो फिर सावधान रहना, इस डंजन के अंदर कुछ भी हो सकता है, इसलिए सावधान रहना। जिसके बाद जब ये सभी लोग अंदर जाते हैं तो फिर इन सभी की यहाँ पे आंखें कपकपा जाती हैं क्योंकि इनके सामने एक ऐसा मंजर खड़ा हुआ था जिसको देख के कोई भी घबरा जाए। बेसिकली ये लोग किंगचंग के अंदर ही आ गए थे लेकिन अब ये पूरी तरीके से वीराना पड़ा हुआ था, मतलब जैसा कि बोला गया है ना गेट ऑफ एपोकलिप्स, तो फिर यहाँ पे किंगचंग एपोकलिप्स के अंदर बदल गया था। जितनी भी बिल्डिंगें थी, जितने भी घर थे, वो सब कुछ यहाँ पे डिस्ट्रॉय हुआ था, पूरी तरीके से तबाही मची हुई थी। पहले तो इन लोगों को ये सब कुछ इल्यूजन लगता है लेकिन बाद में उन्हें लगता है ये इल्यूजन नहीं हो सकता है, उन लोगों को आगे बढ़ना चाहिए, शायद से उन्हें कोई यहाँ पे जिंदा इंसान मिल जाए तो वो लोग उससे पूछ लेंगे। जिसके बाद ये लोग इसी तरीके से वॉकिंग सिमुलेटर समझ के आगे चलने लगते हैं और चलते चलते इन्हें 1-2 घंटे हो जाते हैं लेकिन अभी तक इन्हें यहाँ पे एक भी कोई जिंदा इंसान नहीं दिखाई दिया था और ना ही कोई क्रिएचर, बेसिकली मॉन्स्टर भी नहीं दिखाई दिया था। उतने में ही जुगे की नजर किसी चीज के ऊपर पड़ती है तो वो नीचे चल के उसे उठाता है। डायरेक्टर टैन उसे पूछता है कि तुमको क्या मिला है, तो जोगे उसको बताता है कि ये एक डिवाइन आर्टिफैक्ट का फ्रेगमेंट है, बेसिकली छोटा सा हिस्सा, लेकिन अभी पूरी तरीके से बेकार हो चुका है। इसके अंदर जो एनर्जी थी, जो वैल्यू थी, अब वो खत्म हो चुकी है। ली चुआन आगे से भड़क जाता है, वो आगे से कहता है यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ना ही डेंजर है ना ही अपॉर्चुनिटी है, सिर्फ यहाँ पे कंक्रीट की ये विराट मंजिलें पड़ी हुई हैं और कुछ भी नहीं है। जिसपे तो डायरेक्टर टैन को भी यही लगने लगता है कि यहाँ पे सच में कुछ नहीं है, गेट ऑफ एपोकलिप्स के अंदर सिर्फ यहाँ पे निराशा भरी हुई है और कुछ भी नहीं। हम लोग बेफालतू में यहाँ पे चले आए, हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा। उतने में ही जोगे उन लोगों से कहता है कि कैसा रहेगा कि हम सभी लोग अलग
अलग हो जाए और यहाँ पे पता लगाने की कोशिश करे कि क्या हुआ। अगर किसी को कुछ मिलता है तो वो बता देगा, और अगर कोई खतरा हुआ तो फिर जोर से चिल्लाना। ये जगह पूरी तरीके से वीरान पड़ी हुई है तो फिर आवाज काफी दूर तक जा सकती है। रेटेट इस चीज के लिए तुरंत मान जाता है और वो अपने स्काउट्स को यहाँ पे अलग कर देता है, और साथ में यहाँ पे ली चुआन भी, वो भी अपने लोगों को यहाँ पे अलग अलग जगहों पे भेज देता है डिस्कवरी करने के लिए। वहीं पे यिलन को समझ में आ जाता है कि अब असली खेल यहाँ पे शुरू होने वाला है। जिसके बाद लोग थोड़ा सा जगह को और ज्यादा एक्सप्लोर करते हैं तो फिर यहाँ पे कई सारे अपार्टमेंट्स दिखाई देते हैं। टैन यहाँ पे पूछता है कि आपको कुछ दिखाई दिया क्या, तो इस पे ली चुआन आगे से कहता है कुछ भी नहीं, या तो कोई भूत भी नहीं दिखाई दे रहा, सिर्फ वीरानी जगह पड़ी हुई है। वह पे यिलन अपना मास्क हटाता है और अपने मन के अंदर सोचता है कि इस जगह पे किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं किया जा सकता, खासकर जुगे के ऊपर। वह पे यिलन को अपने हिसाब से ही आगे बढ़ना पड़ेगा, अपने प्लान के हिसाब से। वह पे यिलन के पास में यहाँ पे असली वाली चाबी है जो कि जुगे ने इसे दे दी थी, तो फिर वो उसका इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे उस तरफ आगे बढ़ सकता है जहाँ पे वो चाबी उसको लेके जाना चाहती है। जिसके बाद ये अपने पास से यहाँ पे एक स्किल स्क्रोल को बाहर निकालता है जो कि यहाँ पे अंडरग्राउंड एस्केप टेक्निक है। अब नॉर्मल लेवल पे तो ये सिर्फ इतना ही करती है कि आसपास यहाँ पे धुएं का तूफान ले आती है, जिससे यहाँ पे मेज को कुछ समय मिल जाता है। वो यहाँ पे उसका इस्तेमाल करते हुए इधर उधर भाग जाते हैं, छुप जाते हैं। लेकिन गिलियन जैसे इसके ऊपर यहाँ पे अपनी एबिलिटी का टच मारता है तो फिर ये आगे से फॉरबिडन स्पेल के अंदर बदल जाती है, जिसको स्पेशल लीप के अंदर बदल दिया जाता है। बेसिकली अब इसके अंदर गिलियन अपने ऑर्गन्स को यहाँ पे सेक्रीफाइस करेगा तो फिर वो कुछ डिस्टेंस के लिए पूरी तरीके से इम्यून हो जाएगा किसी भी फिजिकल और एनर्जी अटैक से, क्योंकि जब वो यहाँ पे ट्रैवल करेगा तो वो स्पेस के दौरान ट्रैवल कर रहा है। बेसिकली स्पेस का मतलब तुम्हें पता ही है ना यार, इसे स्टोरेज स्पेस हो गया जहाँ पे रिंग स्टोर की जाती है वैसे। इसके बाद यिलन आगे से इस एबिलिटी का इस्तेमाल करता है और वहां से ट्रैवल करते हुए एक दूसरी जगह पे आ जाता है जो कि यिलन के ही घर जैसा लग रहा था। बेसिकली यिलन का ही घर हुआ करता है। उतने में ही कोई यिलन को आवाज लगाता है और उससे कहता है तुम आखिरकार यहाँ पे आ गए। जिसके बाद यिलन जब उस तरफ देखता है तो उसकी आंखें बाहर आ जाती है, क्योंकि उसके सामने एक बहुत बड़ा दिमाग था जो कि यहाँ पे स्पाइन से जुड़ा हुआ था, बेसिकली रीढ़ की हड्डी से। कह वो दिमाग यिलन से कहता है कि वो यहाँ पे ओरिजिन आर्टिफैक्ट का यहाँ पे गार्डियन है और वो यिलन का इंतजार यहाँ पे सदियों 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 से कर रहा है। यिलन उससे पूछता है कि तुम मेरे लिए इंतजार कर रहे थे क्या, आज तक किसी लड़की ने तो नहीं किया। जिसपे वो दिमाग आगे से कहता है साले लड़का हूँ इसीलिए तो कर रहा था, लड़की होता तो न करता। खैर वो दिमाग यिलन से कहता है कि तुम यहाँ पे आखिरकार आ चुके हो तो फिर इंटरनल स्केल अब अपने असली मालिक के पास पहुंच जाना चाहिए। इसके बाद ये अपने पास यहाँ पे एक आर्टिफैक्ट बाहर निकालता है और वो यिलन से कहता है कि ये तुम्हारा है और इसी के कारण ही तुम्हारे पास यहाँ पे पावर ऑफ इनफिनाइट रीजनरेशन है। बेसिकली यिलन की इमोर्टलिटी यहाँ पे इस ओरिजिन एशियंट आर्टिफैक्ट से आती है। वो यिलन आगे कोई सवाल पूछ पाता उतने में ही जुगे यहाँ पे यिलन के पास में आता और उससे कहता है तुमने आखिरकार इस जगह को ढूंढ ही लिया। और इसके तुरंत बाद ही वो यहाँ पे यिलन की पीठ के ऊपर हमला करता है और उसे जख्मी कर देता है। यिलन जल्दी से उसे दूर हटता है और उससे पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। जुगे उसे कहता है वो मैं बात बताऊंगा, तुम चुपचाप यहाँ पे उस ओरिजिन एशियंट आर्टिफैक्ट को नीचे रख दो। यिलन आगे से कहता है कि जैसा कि मुझे लगा था तुम बस मेरा इस्तेमाल कर रहे थे यहाँ पे ओरिजिन एशियंट आर्टिफैक्ट को ढूंढने के लिए। और बाय द वे तुम लोग क्या सोचते हो यहाँ पे जुगे के बारे में, मैंने तुम्हें पहले ही रीड कर लिया इसलिए मैं कुछ नहीं बोलने वाला। अब तुम लोग आपस में लड़ाई करो कि ये क्या करना चाहता है और इसका यहाँ पे मकसद क्या है। जुगे यिलन से खांसते हुए कहता है कि अब इसके लिए काफी ज्यादा देर हो चुकी है। खैर वो दिमाग यिलन और जुगे के बीच में आता है और वो यिलन से कहता है कि तुम यहाँ पे इंटरनल स्केल को लो और यहाँ से भाग जाओ। इंटरनल स्केल के पास में यहाँ पे पावर ऑफ इक्विवेलेंट एक्सचेंज भी है, बेसिकली एक तरीके से अदला बदली की शक्ति। अब ये कैसे काम करती है वो तुम्हें थोड़ी देर में पता चल जाएगा। दिमाग यिलन से कहता है कि वो उसी का ही फायदा उठा के यहाँ पे तुम्हारी जो इन्फिनिट रीजनरेशन एबिलिटी है वो खुद में ट्रांसफर करना चाहता है। यिलन उससे कहता है कि यही तुम्हारा असली मकसद था, तुम यहाँ पे जल्दी मर रहे हो तो फिर तुम्हें मेरी पावर चाहिए थी ताकि तुम मरो नहीं। जुगे उससे कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही बात करते हो। जिसके बाद ये अपनी पावर का हल्का सा ही जलवा दिखाता और एक अटैक के अंदर ही जो दिमाग अभी यिलन के साथ में बात कर रहा था वो उसको यहाँ पे पूरी तरीके से मिटा देता है। और ये मिटते हुए यिलन से ये कहता है भागो। जिसके बाद हम लोग इस अटैक पावर को बिल्डिंग से बाहर जाता हुआ देखते हैं और ऑफ कोर्स इतना बड़ा यहाँ पे धमाका हुआ था तो बाकी लोगों को भी दिखाई ही दिया होगा। खैर हम लोग यिलन को देखते हैं जो कि आगे से कहता है तुम क्या करने वाले हो। जिस पे जुगे उसे कहता है कि तुम मेरे साथ फाइट करने के लिए रेडी हो ना। यिलन आगे से यहाँ पे अपनी फायर बॉल का इस्तेमाल करता है, वही फ्लेम गॉड से ड्रैगन ब्रेथ वाली, और यहाँ पे जुगे के ऊपर पूरी ताकत से हमला करता है। जुगे इजीली उसकी फायर बॉल को एक जगह पे रोक देता है और इसे स्थिर करते हुए कहता है कि तुम फॉरबिडन स्पेल कास्टर हो जिसके पास इमोर्टल बॉडी है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी बॉडी कितनी ही स्ट्रॉन्ग है, लेकिन हो तो तुम लेवल 25 पे ही ना, इसीलिए फालतू में टाइम को वेस्ट करना बंद करो। जिसके बाद वो अपने हाथ को बंद करता है तो वो इजीली यिलन के अटैक को यहाँ पे पूरी तरीके से नलीफाई कर देता है, जिससे यिलन को समझ में आ जाता है कि ये फाइट इजी नहीं होने वाली। जुगे यहाँ पे उसका भी बाप है फॉरबिडन स्पेल और सभी चीजों को यहाँ पे डिसस्पेल करने के मामले में। जिसके बाद यिलन आगे से एक और स्पेल का यहाँ पे इस्तेमाल करता है, उसका नाम नहीं बताया गया हमको, लेकिन वो जुगे से कहता है कि मैं ये मान ही नहीं सकता कि तुम इतने स्ट्रांग हो। जिसके बाद वो जुगे के ऊपर हेलफायर से यहाँ पे पूरी ताकत के साथ में हमला करता है तो जुगे आगे से कहता है कि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या, एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ के सामने स्ट्रगल पूरी तरीके से यूजलेस है। जिसके बाद वो इजीली यहाँ पे यिलन की जो हेलफायर थी उसे यहाँ पे जमा देता है और यिलन के पास पहुंच में उसके ऊपर यहाँ पे
अपनी ताकत से हमला करता है। बेसिकली वो पेपर्स का इस्तेमाल कर रहा था येलिन को यहाँ पे रोकने के लिए, उसे यहाँ पे टाई डाउन करने के लिए। और वो येलिन से कहता है कि तुम अभी भी यहाँ पे इस लेवल की स्किल यूज करोगे क्या मेरे ऊपर, तुम तो मुझे हल्के में ले रहे हो। जिसके बाद देखते ही देखते जो पेपर्स यहाँ पे जोगे इस्तेमाल कर रहा था वो येलिन की पूरी बॉडी के ऊपर कवर कर जाते हैं और येलिन आगे से हिलना बंद कर देता है। वहीं पे वो येलिन से कहता है कि मैं तुमसे मिलकर काफी ज्यादा खुश हूँ क्योंकि तुमने मुझे मिलने दिया। मैंने यहाँ पे कई सारी डिवाइनेशन बेसिकली यहाँ पे फ्यूचर देखने की कोशिश की है, जिस वजह से मुझे यहाँ पे डिवाइन पनिशमेंट मिली है और उसी के कारण मेरी जिंदगी यहाँ पे खत्म हो रही है। स्टार्स की पावर यहाँ पे इस्तेमाल करना बेसिकली यहाँ पे ठंडे पानी के ऊपर बर्फ के टुकड़े जानने जैसा है। बेसिकली वो बर्फ जमने की स्पीड को और ज्यादा बढ़ा देंगे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, तुमने मेरी आखिरकार मदद कर ही दी है यहाँ पे ओरिजिन ईसेंट आर्टिफैक्ट को ढूंढने में। वो येलिन पूरी तरीके से यहाँ पे लॉक हो चुका था, वो हिल नहीं पा रहा था, तो वो सिर्फ अपने मुंह से यहाँ पे जोगे को गाली दिए ही जा रहा था। इसके बाद जोगे आगे से यहाँ पे सेक्रेट रिचुअल को शुरू कर देता है और उससे कहता है चिंता न करो, रिचुअल खत्म होने के बाद मैं तुम्हारे दर्द को कम कर दूंगा। अब यहाँ पे तराजू वाली पावर इस्तेमाल की जा रही है। बेसिकली अब यहाँ पे जोगे उस आर्टिफैक्ट की मदद से यहाँ पे येलिन के पास जो इमॉर्टल बॉडी है वो अपने पास ट्रांसफर कर लेगा, जो कि एशिएंट ओरिजिन आर्टिफैक्ट की वजह से हो रहा है क्योंकि उसके पास यहाँ पे पावर ऑफ इक्विवेलेंट एक्सचेंज है। बेसिकली वो यहाँ पे येलिन के अंदर से जो उसकी इमॉर्टल पावर है वो यहाँ पे पहले आर्टिफैक्ट के अंदर ट्रांसफर करेगा, जिसके बाद अपनी बॉडी के अंदर। और इसी प्रोसेस में येलिन को काफी ज्यादा दर्द हो रहा था, उसे फील हो रहा था कि उसकी जो सोल है उसे यहाँ पे खींचा जा रहा है और उसकी जो इमॉर्टल बॉडी है वो यहाँ पे उसे छीन ली जा रही है। लेकिन तभी रिचुअल के अंदर हल्की सी यहाँ पे गड़बड़ हो जाती है और तब जाके जोगो को पता चलता है कि यहाँ पे जो इंटरनल स्केल का आधा हिस्सा है वो हमेशा से येलिन की बॉडी के अंदर ही था। जिसके बाद हम लोगों को इंटरनल स्केल के बारे में बताया जाता है। ये वही भाई एशिएंट ओरिजिन आर्टिफैक्ट है जिसके बारे में ये लोग बात कर रहे हैं, उसका नाम ही इंटरनल स्केल है। हमें इसके बारे में बताया जाता है जिसके अंदर यहाँ पे आधी लाइट है और आधी डार्क, और जब भी यहाँ पे इसका बैलेंस एक तरफ यहाँ पे झुकता है तो फिर एक तरफ जितनी भी पावर होती है वो एबिलिटी एक साइड में चली जाती है। बेसिकली अगर डार्क की तरफ झुका तो फिर डार्क की साइड पे चला जाएगा, अगर लाइट की तरफ झुका तो फिर लाइट की तरफ। और साथ ही में इंटरनल स्केल के अंदर यहाँ पे दो पावरफुल एबिलिटीज होती हैं। पहले तो इमोर्टैलिटी है जो कि हमें पता है, और दूसरी है इनविंसिबिलिटी। और साथ ही में एक टाइटल को भी होल्ड करता है जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट ओरिजिन एशिएंट आर्टिफैक्ट। और साथ ही में इंटरनल बैलेंस के पास में यहाँ पे एक और चीज है जो कि एक्सट्रीम डिफेंड इक्विवेलेंट एक्सचेंज एबिलिटी। डिफेंड का मतलब होता है किसी भी अथॉरिटी किसी भी पावर को पूरी तरीके से नजरअंदाज करना। इक्विवेलेंट का मतलब होता है किसी भी चीज में कोई भेदभाव न करना। एक्सचेंज के बारे में तुम्हें पता ही है और एबिलिटी के बारे में पता है। मिला जुला कि ये किसी भी एबिलिटी को किसी के बीच में भी यहाँ पे एक दूसरे के साथ बांट सकता है। ये बताता भी है कि जब तक दोनों पार्टीज यहाँ पे एक्सचेंज के लिए रेडी हैं तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनका लेवल कौन सा है, प्रोफेशन कौन सा है, लाइफ स्पैन क्या है, जेंडर क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो लोग यहाँ पे अपनी एबिलिटी को एक्सचेंज कर सकते हैं बराबर। वहीं पे येलिन जोगे से कहता है कि तुम ये सब कुछ मुझे क्यों बता रहे हो, तो जोगे उसे कहता है कि तुम चोर पढ़ो, हमें यहाँ पे रिचुअल को दोबारा यहाँ पे कंटिन्यू करना है। जिसके बाद वो दोनों यहाँ पे कंटिन्यू दोबारा करते हैं। जिसके बाद जो डार्क वाला हिस्सा था वो सीधा येलिन के माथे के अंदर घुस जाता है, जिससे वो और भी ज्यादा जोर से चीखता है। जिसके बाद वो आर्टिफैक्ट सीधा यहाँ पे येलिन की तरफ आगे बढ़ा था, तो येलिन उससे कहता है रुक जाओ। जिसके बाद जब येलिन की आंखें खुलती है तो आर्टिफैक्ट उसके पास ही आ गया था और उसके पास दोनों हिस्से थे, डार्क वाला भी और व्हाइट वाला भी। येलिन को कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो जिंदा क्यों है। जिसपे जोगे आगे से हाँफते हुए कहता है तुम बेवकूफ हो, मैं यहाँ पे सक्सेसफुल हुआ। वहीं पे येलिन को महसूस होता है कि उसकी जो एबिलिटी है वो वापस आ चुकी है और ये पहले से और भी ज्यादा स्ट्रांग हो गई है, बेसिकली रीजनरेशन वाली एबिलिटी। जिसके बाद वो यहाँ पे जोगे से पूछता है कि तुमने ये क्यों किया, तुम यहाँ पे साफ साफ मेरी एबिलिटी को मुझसे ले सकते थे, तुमने उसे वापस क्यों लौटा दिया। अब मैं इसको स्नेक मानूं या ना मानूं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जोगे ने जो हमें आर्टिफैक्ट के बारे में बताया उस हिसाब से तो अगर हम चले जिस तरफ यहाँ पे बाहर होगा उसी तरफ आर्टिफैक्ट जाएगा, और अगर दोनों पार्टी यहाँ पे मना करती है तो फिर भी यहाँ पे बाहर उसी तरफ जाएगा जिस तरफ यहाँ पे होगा। और येलिन के पास पहले से ही आधा हिस्सा था इसलिए आर्टिफैक्ट उसके पास आ गया, या फिर जोगे ने सच में यहाँ पे उसकी मदद करनी चाहिए थी और उसे वो आर्टिफैक्ट इन दी एंड देने ही वाला था। लेकिन अगर देने वाला था तो फिर नोटंकी किस लिए की, चुपचाप भी तो दे सकता था, या फिर नोटंकी करना जरूरी था। वही समझ में नहीं आ रहा कि ऑथर ने मिस्टेक कर दिया या फिर जानबूझ के ऐसा छोड़ ही दिया कि हमें हाइप अप कर सके कि अब लड़ेंगे दोनों, कुछ तो कारण होगा। क्योंकि येलिन ने जब पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने एबिलिटी वापस क्यों कर दी, तो जोगे उससे कहता है कि मैंने ऐसा क्या कर दिया भाई जो तुम मुझसे इतनी नफरत करने लगे कि तुम मुझे यहाँ पे टीचर पे नहीं बुला रहे। तो येलिन उसको यहाँ पे टीचर कह के बुलाता है और मन के अंदर सोचता है कि मैंने इसे गलत समझ लिया क्या, या फिर इसे कभी समझ ही नहीं पाया। जोगे उसे कहता है कि तुम चिंता ना करो, मैं यहाँ पे तुम्हारे खिलाफ ही था, लेकिन सिर्फ अपने फायदे के लिए नहीं, ना ही तुम्हारी इमोर्टैलिटी के लिए, बल्कि मैं ये सब कुछ यहाँ पे ह्यूमैनिटी के फ्यूचर के लिए कर रहा था। येलिन आगे से कहता है ये तीसरे लोग कैसे आ गए यहाँ पे। इसके बाद जोगे यहाँ पे येलिन को बताता है कि तुम्हें पता है कि मैंने कितने सालों से यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी को इस्तेमाल किया है, स्टार्स के ऊपर नजर रखी हुई है, और मैंने यहाँ पर कितनी बार नीनी का फ्यूचर देखा कि उसकी क्या एंडिंग रहेगी। लेकिन मैं कितनी भी बार यहाँ पे फ्यूचर बदल लूं, कितनी भी बार उसे देख लूं, कैसी भी पॉसिबिलिटी लगा दूं, वो आखिर में यहाँ पे मर ही जाती है। तुम्हें पता है इसका क्या मतलब
है। ये आगे से पूछता है कि मुझे क्या पता भाई, आप ही बताओ यार, पहली बुझा रहे हो। जिसपे जोगे आगे से बताता है इसका मतलब ये है कि एक समय पे नाजिया के अंदर जितने भी लोग हैं, जितने भी ह्यूमन सिविलाइजेशन है, वो यहाँ पे कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगी, सारी की सारी ह्यूमन रेस। जिससे यहाँ पे येलिन काफी ज्यादा हैरान होता है। जोगे अगला सरप्राइज ये मार के देता है कि यहाँ पे सिर्फ वो येलिन का ही फ्यूचर नहीं देख सकता है। जिसके बाद वो आगे से यहाँ पे सर के पार जाने वाली बातें करता है कि यहाँ पे टोटल लेकिन सेलेस्टियल मैनिफेस्टेशन यहाँ पे सिर्फ 49 ही है, यानी कि सिर्फ एक ही ह्यूमन यहाँ पे सर्वाइव करेगा और ज्यादातर चांस यही है कि वो येलिन ही होगा। येलिन भी आगे से वही लाइन बोलता है जो हम बोलना चाहते हैं, भैया हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, डिटेल में बताओ। इसके जवाब में जोगे आगे से ये कहता है कि तुम्हें सिर्फ बदलाव ला सकते हो और सिर्फ तुम्हें यहाँ पे सर्वाइव करोगे, सिर्फ तुम्हें यहाँ पे अंत को बदल सकते हो। जिसके बाद वो येलिन को एक छोटी सी पन्नी देता है, ये कहते हुए कि इसके अंदर यहाँ पे उन सभी के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और साथ ही में उस ओरिजिन गार्डियन का भी। येलिन आगे से कहता है कि उसके पास यहाँ पे स्ट्रेंथ कैसे है सब कुछ बदलने की, और ये साला ओरिजिन गार्डियन कौन है। इस पे जोगे आगे से बताता है कि वो साला कोई गार्डियन वार्डियन नहीं है, वो बस यहाँ पे एक फ्रेगमेंट है बटरफ्लाई एम्परर ऑफ डीमन रेस का। उसको सिर्फ यहाँ पे बचा हुआ आधा इंटरनल स्केल चाहिए जो कि तुम्हारे पास है, तुम्हारी बॉडी के अंदर है। येलिन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था हमारी तरीके ही। जोगे आगे से बस इतना ही कहता है कि मुझसे वादा करो कि तुम नीनी का ख्याल रखोगे। अब भाई मरते हुए आदमी से कोई थोड़ी ना कहेगा कि जाओ मैं नहीं रखूंगा, इसीलिए येलिन भी आगे से कहता है कि वो पूरी तरीके से कोशिश करेगा। जिसपे जोगे आगे से कहता है फिर तो ये बढ़िया है। जिसके बाद वो अपनी आखिरी सांस लेता है और खुद को कुर्बान कर देता है ह्यूमैनिटी के लिए। वो येलिन अपने मन के अंदर सोचता है कि तुमने ह्यूमैनिटी के लिए इतना कुछ सोचा, तब भी मैं तुम्हारे ऊपर शक कर रहा था। जिसके बाद वो यहाँ पे जोगे के लिए प्रार्थना करता है और उससे कहता है कि मैं अपना वादा पूरा करूंगा, नीनी का ख्याल रखूंगा एक डिसाइपल के तौर पे। और अब एक डिसाइपल के तौर पे मैं आपको यहाँ से अलविदा करूंगा, बेसिकली उसे दफनाने के लिए लेके जाएगा। हाँ मुझे पता है कि तुम्हें गंडा को समझ में नहीं आ रहा होगा, मेरा भी हाल यही है। इतना जान लो कि अभी और भी कई सारे राज हैं जो कि अभी खुलना बाकी है। आगे आगे जैसे चैप्टर आते जाएंगे वैसे वैसे हमें समझ में आएगा। बिल्कुल गोचंग वाली सीरीज की तरीके की सिर्फ थोड़े से ही चैप्टर है और जानकारी एकदम भर के देती है कि ये करो वो करो। परफेक्ट एग्जाम्पल है फ्रॉम सीरीज। जैसा कि मैंने बोला था कि फाइट की वजह से सबको आवाज सुनाई दी गई होगी, तो फिर यहाँ पे एक झटके के अंदर यहाँ पे टैन के लोग और साथ ही में ली चुआन के लोग भी आ जाते हैं। वो पे इन दोनों को ये लगता है कि यहाँ पे येलिन ने ही जोगे को मारा होगा। ली चुआन तो आगे से पूछता है कि यहाँ पे क्या हुआ वो तो बताओ, लेकिन टैन आगे से कहता है तुम्हें कुछ माल वाल मिला क्या। इसके बाद डायरेक्टर टैन अपने लोगों से कहता है जाओ जाके जोगे की लाश यहाँ पे लेके आओ, उसके पास पक्का कोई ट्रेजर होगा। जिसपे एक टकलो यहाँ पे येलिन के ऊपर हमला करने को आगे बढ़ता है, तो येलिन उससे कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई टीचर को परेशान करने की, टीचर यहाँ पे बेफालतू में मारा गया तुम जैसे लोगों को बचाने के लिए, तुम लोगों को इस बात का पछतावा नहीं होता क्या। जिसके बाद वो अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए उस बंदे को यहाँ पे जड़ों के अंदर पकड़ता है और उसे बिल्कुल भी आजाद होने नहीं देता। जिसके बाद वो यहाँ पे पता नहीं क्या करता है, लेकिन उस बंदे के अंदर से जितनी भी एनर्जी थी येलिन उसको यहाँ पे अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और उसको यहाँ पे खत्म कर देता है। ये कहते हुए कि जो भी यहाँ पे जोगे की शांति को भंग करने की कोशिश करेगा वो मारा जाएगा। येलिन लगातार उस बंदे की एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हुए जा रहा था, जिसको देख के ये दोनों हैरान हो जाते हैं कि ये तो लगातार उस एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर रहा है, ये कैसी एबिलिटी है। येलिन के पास में नोटिफिकेशन आता है कि उसने यहाँ पे 42 लेवल के जॉब चेंजर को यहाँ पे एब्जॉर्ब किया, बेसिकली डिवोवर किया है। जॉब चेंजर मींस प्लेयर मान लो भाई, जो ये वेपन होते हैं उनको यहाँ पे जॉब चेंजर ही बोला जाता है। जिसके अंदर इसने पे मॉइस्चर एब्जॉर्ब किया था, फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ दी और थोड़ी सी मात्रा में एलिमेंट ट्रेस, जिससे येलिन का लाइफ स्पैन यहाँ पे 45 साल से बढ़ जाता है और उसको एक्सपीरियंस पॉइंट 220 मिलते हैं, सॉरी 420। स्ट्रेंथ के अंदर 4 पॉइंट ऐड होते हैं, एजिलिटी के अंदर 2 और साथ ही में स्पिरिट एट्रीब्यूट के अंदर भी 1। और तब जाके यहाँ पे येलिन को समझ में आ जाता है कि जब इंटरनल बैलेंस, हाँ इंटरनल स्केल को यहाँ पे बैलेंस कर दिया इन लोगों ने, रिपेयर हुआ है, तब वो यहाँ पे कम्प्लीटली डार्क साइड की तरफ झुक चुका है और जो ओरिजिनल इक्विवेलेंट एक्सचेंजेबिलिटी थी अब वो यहाँ पे एंडलेस डिवोवरिंग के अंदर बदल गई है। के बाद रिटर्न अपने और भी स्क्वाड को आगे भेजता है, ये कहते हुए कि इसके पास इतनी स्ट्रेंथ है तो फिर इसको पक्का यहाँ पे 8 ओरिजिन आर्टिफैक्ट में से एक मिला होगा, तो जोगा कभी भी इतने लेवल के बंदे के सामने नहीं हारता। जल्दी से जाओ इस आर्टिफैक्ट यहाँ पे लेके आओ। वहीं पे इस स्क्वाड के अंदर वो बंदा भी था जिसने यहाँ पे येलिन की इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के अंदर सर्विस की थी, इसलिए वो येलिन से कहता है साले मुझे तुझे उसी दिन ही मार देना चाहिए था। इसके बाद ये सभी एक साथ येलिन के ऊपर हमला करने को आगे बढ़ते हैं, तो येलिन आगे से अपनी एबिलिटी का यूज करते हुए कहता है कि तुम में से कोई भी मेरा एक बाल तक नहीं उखाड़ सकता। वो पे पलक झपकते ही वो इनकी आंखों के सामने से गायब हो जाता है, तो ये अपनी आंखें भींचते हुए कहते हैं कहाँ गया वो, इसने यहाँ पे किस तरीके की टेक्निक इस्तेमाल की। जिसपे वो लड़की आगे से कहती है ये अर्थ स्किप टेक्निक थी। जिसपे वो बंदा आगे से कहता है ऐसी टेक्निक कैसे हो सकती है भाई, वो इतनी जल्दी यहाँ पे चालू कैसे हो गई। जिसके बाद येलिन लोगों के ऊपर से निकलता है और इनके ऊपर हमला करता है, जिनमें से 2 चपेट में आ जाते हैं, लेकिन ये दोनों बच जाते हैं। वहीं पे ये बंदा आगे से कहता है इसके पास वुड मैजिक है, फायर मैजिक है, अर्थ मैजिक भी है, इसके पास साला है कौन सा प्रोफेशन। वहीं पे ली चुआन अपने मन के अंदर सोचता है बढ़िया है कि मैंने कुछ भी यहाँ पे जल्दबाजी में नहीं किया, येलिन इतना भी सिंपल नहीं है, कम से कम फालतू में मार तो नहीं खानी पड़ी। वहीं पे ये बंदा पीछे से चीखता रहता है कि साले तुम बाहर तो आओ फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। उतने में येलिन इसके पीछे आ जाता है और कहता है कि साले उस दिन ब्यूरो के अंदर जो तूने मेरी सर्विस की थी ना, अब मैं वो तुझे यहाँ पे दोबारा वापस करने वाला हूँ, लेकिन अल्ट्रा सर्विस के साथ में। इसके बाद येलिन आगे से यहाँ पे एक और फॉरबिडन
फॉरबिडन स्पेल का इस्तेमाल करता है जिसका नाम सर्जिंग वाटर कर्टेन था। वहीं पे येलन की अल्टीमेट सब्लिमेशन एबिलिटी यहाँ पे सर्जिंग वाटर कर्टेन को यहाँ पे अपग्रेड करके राथ ऑफ द सी गॉड के अंदर बदल देता है, जिसके अंदर येलन ऑफ कोर्स अपनी 2 किडनियों को सेक्रीफाइस करेगा, जिसकी मदद से वो आसपास के यहाँ पे जो वाटर एलिमेंट रहेगा उसको इस्तेमाल करते हुए सी गॉड के फैंटम को यहाँ पे समन करेगा, जो कि यहाँ पे एक पावरफुल वाटर वेव मारेगा जिसकी पावर यहाँ पे 200% से बढ़ी हुई होगी। अल्टीमेटली सुनामी की एक थप्पड़ पड़ेगा उस बंदे के मुंह के ऊपर। इसके बाद येलन उस बंदे के ऊपर हमला करता है और एक हमले के अंदर ही पानी इतनी तेजी के साथ आगे बढ़ता है कि उस बंदे की बॉडी के बीच से 2 टुकड़े हो जाते हैं और ये हवा में ही गायब हो जाता है। जिसकी तुरंत बाद डायरेक्टर टैन येलन के ऊपर हमला करता है तो वो अटैक येलन के गाल को छूते हुए पार निकल जाता है। वहीं पे हम लोगों को टैंक के प्रोफेशन के बारे में बताया जाता है जो कि होली बो हंटर था और इसका लेवल यहाँ पे 62 था। जिसके बाद वो अपने अलोंडो को बाहर निकालता है ये कहते हुए कि किस बात का इंतजार कर रहे हो भाई, मेरी फील्डिंग सेट करेगा तब तुम लोग आगे बढ़ोगे क्या, एक साथ हमला करो उसके ऊपर, पैसे किस लिए लेता है। जिसके बाद वो सभी एक साथ येलन के ऊपर यहाँ पे मैजिक अटैक करते हैं। सुना ना, मैजिक अटैक करते हैं। तो फिर येलन आगे से यहाँ पे अपनी रिंग का इस्तेमाल करता है और उन सभी के जो मैजिक अटैक थे उनको यहाँ पे एब्जॉर्ब कर लेता है और रिंग यहाँ पे एब्जॉर्ब करने के बाद में उस मैजिक पावर को येलन की मैजिक पावर के अंदर कन्वर्ट कर देती है। वहीं पे येलन आगे से उन लोगों से कहता है कि तुमने मुझे मजबूर कर दिया है अब यहाँ पे रक्तपात मचाने के लिए। इसके बाद येलन आगे से पता नहीं क्या सैक्रिफाइस करता है, लेकिन वो यहाँ पे फॉरबिडन स्पेल वर्ल्ड डिवोवरिंग हेवनली फायर को समन करता है, जिससे एक बार में ही वो सभी लोग यहाँ पे जल के राख बन जाते हैं जो भी येलन के ऊपर यहाँ पे सामुदायिक हमला कर रहे थे। जब सामने से धुआं हटता है तो फिर हम लोग डायरेक्टर टैन को देखते हैं, इसने यहाँ पे खुद को बचा लिया था। जिसके बाद ये येलन के ऊपर हमला करते हुए कहता है कि ऐसा लगता है कि मुझे सब कुछ खुद से ही करना पड़ेगा। जिसके बाद ये अपनी एबिलिटी का यूज करता है जिसका नाम यहाँ पे डीमन गॉड्स मदर एंड सन आरो था। बड़ा ही अजीब नाम है। खैर आरो ये तो साथ शक्तिशाली है, लेकिन जब तुम इसे डॉज कर लो तो फिर फायदा क्या इसके शक्तिशाली होने का। येलन साइड में हटता है और उसे इजीली डॉज कर लेता है। डायरेक्टर टैन उससे कहता है तुम्हें सच में लगता है कि तुम इसे डॉज कर सकते हो, क्योंकि येलन ने जब अटैक यहाँ पे डॉज किया था तो वो घूम के दोबारा येलन की तरफ आ गया था। जिसके बाद वो डायरेक्ट येलन के माथे के अंदर घुस जाता है, जिससे येलन यहाँ पे दर्द में चीखता है। येलन यहाँ पे डायरेक्टर टैन से पूछता है कि ये क्या चीज है, जिस पर डायरेक्टर टैन आगे से कहता है कि कोई भी यहाँ पे डीमन गॉड्स मदर सन एरो को डॉज नहीं कर सकता। जिसके बाद येलन के पेट के अंदर यहाँ पे खलबली होने लगती है और उसकी पूरी बॉडी यहाँ पे वाइब्रेट करने लगती है और डायरेक्टर टैन आगे से कहता है जल्दी से खून के लोथड़े के अंदर बदल जाओ। जिसके बाद अगले ही पल हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे येलन की बॉडी टूट के टुकड़ों के अंदर बिखर जाती है और जैसा कि डायरेक्टर यहाँ पे टैन ने बोला था कि खून के लोथड़ों के अंदर बदल जाओ, तो येलन का वही हाल हुआ था। इस पे डायरेक्टर टैन आगे से हंसते हुए कहता है क्या फर्क पड़ता है अगर तुम यहाँ पे इंटरनल स्केल को कंट्रोल करते हो, वही बैलेंस। मैं ये मान ही नहीं सकता कि तुम यहाँ पे खून के कुछ लोथड़ों के अंदर से रिकवर कर सकते हो और यहाँ पे एक इंसान के अंदर बदल सकते हो। डायरेक्टर टैन जब ये सब कुछ बोल ही रहा था उतने में हम लोग पीछे येलन के हाथ को हिलता हुआ देख पाते हैं। तो इसके बाद हमें वही ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई जाती है इफेक्ट के साथ में कि बॉडी यहाँ पे रिजनरेट होती है मसल्स बोन को साथ में जोड़ते हुए और धीरे धीरे करके इसकी अपर बॉडी यहाँ पे रिकवर हो जाती है। जिसके बाद वो यहाँ पे पीछे से डायरेक्टर टैन के ऊपर हमला करता है और उनके पेट को चीरते हुए पार निकल जाता है उसका अटैक। जिसके बाद दोबारा अपनी बॉडी को फुल्ली रिकवर करता है और डायरेक्टर टैन से कहता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे मार सकते हो, मैंने तुम्हें एक चांस दिया लेकिन इसके बावजूद तुमने उसकी कदर नहीं की। डायरेक्टर टैन यहाँ पे येलन से कहता है कि तुम मुझे मार नहीं सकते हो, मैं यहाँ पे किंगजंग इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो का डेप्यूटी डायरेक्टर हूँ, अगर तुमने मुझे मार दिया तो फिर तुम बहुत बड़ी मुसीबत के अंदर फंस जाओगे। येलन आगे से कहता है ब्ला ब्ला ब्ला, मैं तो डर गया साला, देखो मुंह भी निकल रहा है साइड वाले पैर से। डायरेक्टर टैन ये सब कुछ झूठ बोल रहा था क्योंकि वो तभी यहाँ पे अपने एरो का इस्तेमाल करते हुए येलन के ऊपर दोबारा हमला करता है, लेकिन येलन पता नहीं क्या सैक्रिफाइस करता है लेकिन वो अपने हाथों के पास में एक ब्लैक होल टाइप में बना लेता है। ये बिल्कुल उसी मूव के तरीके था जो कि यहाँ पे गलाघर ने इस्तेमाल किया था ह्यूमन लाइक डीमन ने। जिसके बाद वो उसी ब्लैक होल का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे डायरेक्टर टैन को भी डिवोर करने लगता है, जिससे यहाँ पे येलन को 2 साल का लाइफ स्पैन मिलता है और 620 एक्सपीरियंस पॉइंट और साथ में एट्रीब्यूट पॉइंट्स भी स्ट्रेंथ के अंदर 8, एजिलिटी के अंदर 4 और स्पिरिट के अंदर 4। वहीं पे येलन लेवल अप करके डायरेक्ट 25 से 28 पे शिफ्ट हो जाता है और साथ ही में उसके कई सारे यहाँ पे जो एट्रीब्यूट थे वो भी कई गुना ज्यादा बढ़ जाते हैं। वहीं पे वो लीचवान से कहता है कि छुपने की जरूरत नहीं है, जल्दी से बाहर आओ। लीचवान पीछे से बाहर निकलता है और वो यहाँ पे येलन से कहता है कि हम दोनों तो कभी दुश्मन भी नहीं रहे, तुम मुझे ऐसे तो नहीं मारोगे ना। येलन आगे से कहता है कि आप ये क्या बात कर रहे हैं सर, हम दोनों तो दोस्त हुए ना, आपका टकला हमारी दोस्ती की निशानी है। लीचवान तो येलन से कहता है कि तुम्हारे पास तो डिवाइन पावर है, अब से मैं और पूरा गिल्ड यहाँ पे तुम्हारे लिए काम करेंगे, तुम्हारे अंडर काम करेंगे। येलन आगे से कहता है कि हम लोग फ्यूचर में इसी तरीके से डील करते रहेंगे, आप चिंता मत करिए। वही लीचवान उससे कहता है कि हम लोगों को यहाँ से निकल लेना चाहिए, अब ये जगह और ज्यादा सेफ नहीं है। येलन आगे से कहता है 1 सेकंड को, मुझे यहाँ पे कुछ करना है। जिसके बाद वो फॉरबिडन स्पेल एक्सट्रीम आइस स्पिरिट कॉफिन का इस्तेमाल करते हुए एक बर्फ का कॉफिन बनाता है और उसके अंदर यहाँ पे जोगे को रख देता है, ये कहते हुए कि चलो घर चलते हैं, अब घर चलने का समय हो चुका। जिसके बाद वो कॉफिन को अपने कंधों पर उठाता है और गेट की तरफ आगे बढ़ने लगता है। गेट की तरफ जाते हुए लीचवान येलन को बताता है कि वो जितने भी सबऑर्डिनेट अपने साथ यहाँ पे लेके आया था शायद से वो भी यहाँ पे खतरे के अंदर जा चुके हैं, क्योंकि ये जगह काफी ज्यादा खतरनाक है, जितना वो लोग सोच रहे थे उससे भी कई गुना ज्यादा। येलन आगे से कहता है कि पहले हम लोग यहाँ से बाहर निकलेंगे, जिसके बाद यहाँ पे दोबारा आएंगे जब हमारे पास स्ट्रेंथ हो जाएगी, लेकिन
लेकिन जब ये लोग यहाँ पे गेट के पास में पहुंच जाते हैं तो गेट के सामने कुछ तो हो रहा था, वो गेट धीरे धीरे करके बंद हो रहा था। जैसे कि ये बात अचानक से यहाँ पे एक ड्रैगन आ जाता है जो कि डायरेक्ट इन लोगों के ऊपर अपनी बीम से हमला कर देता है। तो ये जल्दी से साइड में हट के उसे डॉज करते हैं और येलिन आगे से यहाँ पे अपने स्टाफ को बाहर निकालता है और फॉरबिडन स्पेल फ्लेम गॉड सोसाइटी का इस्तेमाल करते हुए उस ड्रैगन के ऊपर एक पावरफुल हमला करता है और एक बार में उसको यहाँ पे खत्म कर देता है। जिसके बाद येलिन इसको भी यहाँ पे डिवोवर कर लेता है और डिवोवर करने के बदले में इसको यहाँ पे 424 साल का एक्सपीरियंस मिलता है, सॉरी लाइफ स्पैन मिलता है। बाकी एट्रीब्यूट पॉइंट तो तुम्हें पता ही है। लेकिन इस बार येलिन को यहाँ पे ड्रैगन ब्लड लाइन में मिली थी, हालांकि उसका परसेंटेज एकदम लो था, 0.001%। इसका इफेक्ट भी अननोन था। येलिन इसी बारे में सोच रहा था कि लाइफ स्पैन तो समझ में आता है, लेकिन ये ड्रैगन ब्लड लाइन क्या चीज है। ली चुआन आगे से कहता है कि अब हमारे पास कुछ भी सोचने का टाइम नहीं है, हमें जल्दी से यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा क्योंकि एंट्रेंस बंद होने वाली है। लेकिन वो एंट्रेंस बंद नहीं हो रही थी। बेसिकली वो यहाँ पे इन लोगों को साथ अपने बाहर ही खींच लेते और उन्हें बाहर पटक देती है। और उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि येलिन के पास में जो जगह की चाबी थी वो भी यहाँ पे पीछे छूट जाती है। जिसके बाद ये लोग सक्सेसफुली यहाँ पे डंजन से बाहर तो आ जाते हैं, लेकिन जो चाबी थी वो पीछे ही रह गई थी। जिसके बाद गेट ऑफ अपोकलिप्स भी यहाँ से गायब हो जाता है और साथ ही में येलिन की जो चाबी थी वो भी यहाँ पे गायब हो जाती है। अब किसी को नहीं पता है कि गेट ऑफ अपोकलिप्स यहाँ पे कब आएगा और यहाँ पे ईस्ट एंड की ऑफ अपोकलिप्स यहाँ पे कब आएगी, कोई भी नहीं जानता है। ली चुआन येलिन से पूछता है कि अब वो डायरेक्ट क्या करने के लिए जा रहा है और मैं यहाँ पे कंफ्यूज हूँ। ये अभी भी यहाँ पे येलिन को लिंग ये कह के बुला रहा है जबकि चेहरा साफ दिखाई दे रहा है। एवरेस्ट ने अभी भी यहाँ पे स्किन लगाई हुई है, सिर्फ ऑथर हम लोगों को इसका चेहरा दिखा रहा है। आई एम सो कंफ्यूज्ड ब्रो, मानवा पढ़ने का यही रीजन है। खैर वो यहाँ पे ली चुआन से ये कहता है कि वो सबसे पहले अपने टीचर को यहाँ पे फेयरवेल देगा उन्हें दफन करके, जिसके बाद अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो डायरेक्ट उसके पास आएगा मदद के लिए। ली चुआन उससे कहता है जब भी कोई परेशानी हो तो हम लोग रेडी रहेंगे तुम्हारी मदद करने के लिए। जिसके बाद येलिन यहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद अगला सीन ज़ुकी के घर का होता है जहाँ पे येलिन नीनी के सामने वो कॉफिन रखता है। तो यहाँ पे नीनी उससे पूछती है कि उसके फादर कहाँ पे गए, जल्दी से बताओ। तो येलिन आगे से बताता है कि वो नाकामयाब रहा उसके फादर को प्रोटेक्ट करने में। तो नीनी को तो पहले विश्वास ही नहीं होता। वो आगे से कहती है कि फालतू की परांगा ना करो, ऐसे मजाक बहुत ज्यादा घटिया होते हैं। जिस पे येलिन आगे से ये कहता है कि टीचर ने बोला था कि वो यहाँ पे तुम्हारी मदर के साथ में दफन होना चाहते हैं, उनके बगल में उन्हें यहाँ पे दफन किया जाए। नीनी अभी भी यकीन नहीं कर रही थी। वो आगे से ये कह रही थी कि उसके डैडी यहाँ पे कैसे मर सकते हैं, वो तो यहाँ पे एस्ट्रोलॉजर थे। लेकिन थोड़ी देर में उसे यहाँ पे रियलिटी समझ में आ जाती है। जिसके बाद आंसू बाहर निकलते हैं। थोड़ा बहुत रोने के बाद में उसे यहाँ पे होश आता है। तो इसके बाद वो येलिन से पूछती है कि उसके फादर यहाँ पे कैसे मरे। येलिन आगे से बताता है कि उन्होंने काफी ज्यादा पे डिवाइनेशन किया था, स्टार पावर को इस्तेमाल किया था, इसलिए उनको यहाँ पे डिवाइन पनिशमेंट मिली और वो यहाँ पे इस दुनिया के लोगों के लिए मारे गए हैं। हीरो है वो यहाँ के। नीनी येलिन से कहती है मैं समझ गई, तुम यहाँ से जाओ, मुझे तुम्हें और ज्यादा नहीं देखना है। येलिन आगे से अपने प्रॉमिस को बताने वाला था, ये कहते हुए कि उन्होंने बोला था कि मैं तुम्हें यहाँ पे प्रोटेक्ट करूँ, लेकिन नीनी को अब यहाँ पे और कुछ भी नहीं सुनना था। वो उससे कहती है कि दफा हो जाओ। तो येलिन आगे से कुछ भी नहीं कहता और वो चुपचाप चला जाता है। ये कहते हुए अगर तुम्हें फ्यूचर में किसी भी चीज की जरूरत हो तो फिर तुम मुझे ढूंढ सकती हो। इसके बाद न्यूज के अंदर यहाँ पे जो डायरेक्टर टैन था उसके जो लोग थे उन सभी लोगों के बारे में बताया जा रहा था कि वो लोग रातों रात ही गायब हो गए हैं और कुछ भी नहीं पता है कि वो लोग कहाँ पे जा चुके हैं। उनके बारे में सर्च पड़ताल अभी भी की जा रही है। साथ ही में यहाँ पे ज़ुकी के बारे में भी बताया जाता है कि वो एक फेमस एस्ट्रोलॉजर था जो कि यहाँ पे किसी अननोन रीजन की वजह से चल बसा है। इस पे सभी लोग काफी ज्यादा यहाँ पे हैरान होते हैं क्योंकि एक रात के अंदर ही यहाँ पे इतने सभी बिग शॉट वो भी किंगशन के अंदर खत्म हो गए। ये बात बिल्कुल भी हजम नहीं होती। साथ ही में कुछ लोग ये बात कर रहे थे कि कई सारे लोगों ने देखा था कि ये लिंग यहाँ पे जगह का कॉफिन अपने कंधे पे लेके आ रहा था। वही पे लोग उनके पीछे इन्वेस्टिगेटर हुआंग को देखते हैं जो कि यहाँ पे लिंगे का नाम सुन के परेशान हो गया था। इसलिए वो अपनी लड़की से कहता है जाओ और जाके ये लिंग को पकड़ के लेके आओ। जिस पे वो लड़की आगे से कहती है मालिक वो नेशनल टॉप स्कोरर है, वो लोग बिना किसी स्ट्रॉन्ग एविडेंस के किसी को भी ऐसे अरेस्ट नहीं कर सकते हैं, बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। तो फिर इन्वेस्टिगेटर हुआंग आगे से कहता है कि पता लगाओ साला है कहाँ पे, मैं जाके उससे पर्सनली आगे से बात करूंगा। जिसके बाद अगला सीन एक बार का होता है जहाँ पे ये दोनों भी हैरान हो गए थे। ये तो पूरा अयासी मोड में जा चुका है। वो लोग येलिन को देखते हैं जो मस्त अयासी कर रहा था। वो उन लोगों से कहता है तुम भी लोग आओ, मैं आपके लिए भी कुछ लोगों को बुलाता हूँ। जिसके बाद वो हुआंग के लिए यहाँ पे पैक बनवाने वाला था, लेकिन हुआंग आगे से कहता है नहीं चाहिए। जिसके बाद वो येलिन से पूछता है कि तुम इस वीक कहाँ पे थे। येलिन आगे से कहता है मुझे भी नहीं पता है, पिछले एक हफ्ते से मैंने जो अयासी की है उसकी वजह से पता नहीं मैं कहाँ झूम रहा था। जिसके बाद वो यहाँ पे येलिन का हाथ पकड़ लेता है और आगे से अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए येलिन से कहता है मेरे एक सवाल का जवाब दो, क्या तुमने यहाँ पे खुद को येलिन के तौर पे डिस्गाइज किया यानी कि बदला रूप बदला जिसके बाद तुम यहाँ पे ज़ुकी के साथ बाहर गए थे सिटी के, हाँ या ना। उतने में ही येलिन आगे से फोन को बाहर निकाल लेता है और कहता है आपके पास सबूत है, और वो आगे से रिकॉर्डिंग को शुरू कर देता है। ये कहते हुए अगर नहीं है तो चुपचाप जाने दो, नहीं तो डिफेमेशन का केस कर दूंगा और 2 करोड़ मांग लूंगा। जिसपे वो लड़की हुआंग को बताती है अभी यहाँ पे कोई भी सबूत नहीं कि येलिन सिटी से बाहर गया था और ये साला पिछले कुछ दिनों से यहीं पे अय्यासे में मार रहा है और मस्त घूम रहा है। इसलिए हुआंग के पास कोई भी चॉइस नहीं थी, वो येलिन को जाले देता है। ये कहते हुए कि मैं किसी ना किसी दिन एविडेंस ढूंढ के लाऊंगा, तुम्हें पकड़ लूंगा। जिसपे येलिन हुआंग से कहता है कि मैं आपको एक पीस ऑफ एडवाइस देना चाहूंगा और इन्फॉर्मेशन भी। जिसपे हुआंग आगे से कहता है झूठ बोलने की कोशिश भी ना करना, तो मुझे बेवकूफ
नहीं बना सकते। येलिन आगे से कहता है जो मैं बोलूंगा वो सच है। कुछ दिनों पहले मैंने अपनी आंखों से देखा था लिंग ये के यहाँ पे चीथड़े उड़ते हुए, जिससे हुआंग के पसीने छूट जाते हैं क्योंकि ये अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल कर रहा था और ये लिंग झूठ बिल्कुल भी नहीं बोल रहा था, तो फिर उसे भी यकीन नहीं होता, इसलिए अपना सर पकड़ लेता है ये कहते हुए ये पॉसिबल कैसे हो सकता है। तो फिर ये लिंग जाते हुए कहता है जाओ और जाके खुद पता लगा लो, मैं तो चला भाई पीने के लिए, बहुत ही ज्यादा मन कर रहा है आज झूम बराबर झूम करने का। इसके बाद अगला सीन यहाँ पे फ्यूनरल का होता है जहाँ पे सभी लोग जुगे के लिए आए हुए थे। सभी लोग यहाँ पे जुगे के लिए रिस्पेक्ट दे रहे थे, वहीं पे सभी लोग नीने के लिए बुरा भी फील कर रहे थे कि अब इसका ध्यान यहाँ पे कौन रखेगा। इसके बाद उन्हें याद आता है कि जुगे ने एक डिसेबल को भी तो लिया था, वो भी काफी ज्यादा कैपेबल था, लेकिन मैंने उसे सुबह से यहाँ पे देखा नहीं, वो कहाँ पे चला गया। उतने में ये यहाँ पे आ जाता है तो सभी लोग उसके बारे में बात करने लगते हैं कि ये तो अब यहाँ पे नेशनल टॉप स्कोरर है, लेकिन जब से यहाँ पे जुगे की मौत के बारे में पता चला था तब से ये तो अय्यासी करने में बिजी था। कितना खराब डिसेबल है जो कि सिर्फ अभी आया। येलिन में कहता है कि उसने आने में देरी कर दी। वही पे नीने उसे पूछती है कि आप क्या लेने के लिए आए हुए हो। येलिन बताता है कि वो तो बस रिस्पेक्ट देने के लिए आया हुआ है। तो नीने उसे कहती है कि दीदी ना रिस्पेक्ट, अब यहाँ से चले जाओ, तुम्हारी कोई भी जरूरत नहीं है यहाँ पे और अब से यहाँ पे आने की जरूरत भी नहीं है। येलिन आगे से कहता है कि उसके यहाँ पे और कोई भी उद्देश्य नहीं है, वो बस यहाँ पे अपनी टीचर को आखिरी बार अलविदा कहने के लिए आया हुआ है। नीनी आगे से कहती है इसकी भी जरूरत नहीं है और तुम्हें यहाँ पे खुद को मेरे फादर का डिसेबल समझने की जरूरत नहीं है। उन्होंने पहले ही तुम्हारे साथ सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए थे, तुम बस एक फ्रॉड हो जिसने सभी को धोखा दिया है। तो अब सभी लोग इस बारे में बात करने लगते हैं कि ये तो फ्रॉड है, जब जुगे ने इससे बोल दिया कि अब तुम मेरे डिसेबल नहीं हो तो फिर अब ये यहाँ पे क्या करने के लिए आया हुआ है। ये तो एक तरीके से पूरी तरीके से डिसरिस्पेक्टफुलनेस हुई ना। ये लिंग अभी भी अपनी बात को समझाने की कोशिश कर रहा था तो नीनी उससे कहती है कोई जरूरत नहीं है तुम्हारी, चले जाओ यहाँ से, इंसानी बात समझ में नहीं आती क्या, मैंने बोला ना कि तुम यहाँ पे नहीं आ सकते तो चले जाओ यहाँ से। ये लिंग जाता ना जाता लेकिन कुछ और लोग यहाँ पे जरूर आ जाते हैं और ये थे वो नकाबपोश आदमी, इनकी तुम आदत डाल लो, ये तुम्हें चुगने वाले हैं, वो भी गंदी तरीके से। ये लोग कहते हैं कि वो लोग यहाँ पे जोगे से मिलने के लिए आए हुए हैं। इन्हें उनसे कहती है तुम कौन हो भाई, जिस पे ये लोग आगे से कहते हैं कि चिंता ना करो, हम लोग यहाँ पे बिल्कुल भी कोई नुकसान नहीं करने के लिए आए हुए हैं। जोगे की मौत को ज्यादा ही सस्पिशियस थी तो हम लोग बस उसके यहाँ पे कॉफिन को ओपन करके थोड़ी सी यहाँ पे उसकी बॉडी को एग्जामिन करना चाहते हैं ताकि हमें पता चल सके कि उसकी मौत का कारण क्या था। ऑफ कोर्स कोई भी चीज के लिए मना कर देगा, वो भी चलते फ्यूनरल के अंदर, एक दिन पहले आते तो भाई मान भी जाते हम लोग, लेकिन चलते फ्यूनरल के अंदर ऐसा कौन करता है भाई, इसलिए नीनी भी साफ मना कर देती है, ये कहते हुए कि यहाँ पे कुछ भी उल्टा सीधा करने के बारे में सोचना भी नहीं। इस पे टूटा हुआ मास्क वाला बंदा अपने लौंडों से कहता है तुम्हें किस लिए रखा है भाई यहाँ पे, जाओ और जाके अपना काम करो। तो फिर एक दूसरा बंदा आगे बढ़ता है तो नीनी आगे से अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए कहते हैं कि यहाँ से चुपचाप चले जाओ, मैं नहीं चाहती कि तुम लोग मेरे फादर के फ्यूनरल के अंदर कोई बवाल करो। इस पे कुछ दो लौंडे भी सामने आ जाते हैं जो कि यहाँ पे जुगे की साइड ले रहे थे, ये कहते हुए कि हम भी लोग यहाँ पे कोई भी बदतमीजी नहीं देखना चाहते। तो फिर यहाँ पे उस बंदे के दो गार्ड आगे बढ़ते हैं जो कि इजीली अपनी शॉट को बाहर निकालते हैं और यहाँ पे इन दोनों को खत्म कर देते हैं। अब ये तो मक्खन की तरीके खत्म हो गए भाई, अब देखना नहीं थे क्या ये। ऑफ कोर्स यहाँ पे जैसे ही मौत का तांडव मचता है तो सभी लोग यहाँ से जान बचा के भाग जाते हैं। ये कहते हुए पुलिस को बुला भाई, यहाँ पे कोई मारा गया है। तो फिर नीनी यहाँ पे अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए उनके ऊपर हमला करती है, कहते हुए चले जाओ यहाँ से। तो वो बंदा इजीली नीनी के अटैक को यहाँ पे हाथ मार के हटा देता है, ये कहते हुए तुम कुछ ज्यादा ही बदतमीज हो। जैसे नीनी हैरान हो जाती है और उसे समझ में आ जाता है कि ये बंदा यहाँ पे पक्का लेवल 50 से ऊपर का होगा। इसके बाद वो बंदा नीनी को यहाँ पे ऊपर उठा लेता है, उसका गला पकड़ के ये कहते हुए कि तुम यहाँ पे जोगे की डॉटर हो तो फिर मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, जल्दी से यहाँ पे कॉफिन को ओपन करो। तो फिर उस बंदे के गार्ड आगे बढ़ते हैं यहाँ पे कॉफिन को ओपन करने के लिए। तो फिर येलिन यहाँ पे उस बंदे के ऊपर हमला करता है और एकदम फुल स्पीड के साथ में आगे बढ़ता है। तो वो बंदा जल्दी से अपने हाथ को पीछे करता है, लेकिन येलिन का अटैक उसके ऊपर लग गया था। जिसके बाद येलिन वहाँ पे तगड़ा धमाका करता है तो वो सभी लोग पीछे हट जाते हैं। वहाँ पे इस बंदे का पूरा हाथ जल गया था येलिन के हमले की वजह से। वहाँ पे येलिन उन लोगों से कहता है कि तुम लोग मरना चाहते हो क्या, जिसपे ये मास्क वाला बंदा अपने तीसरे भाई से कहता है ये मरने को कुछ ज्यादा ही उतारू है, इसकी इच्छा पूरी कर दो, जल्दी से बैरियर को यहाँ पे सेट करो। तो ये लोग येलिन के चारों तरफ एक बैरियर को सेट कर देते हैं। तो येलिन आगे से यहाँ पे अपने लीवर को सेक्रीफाइस करता है और फॉरबिडन स्पेल इटर्नल थंडर का इस्तेमाल करते हुए तीसरे ब्रदर के ऊपर हमला करता है। तो इटर्नल थंडर उसकी आधी बॉडी को चीरते हुए दूसरे बंदे के ऊपर भी जा लगता है जो कि यहाँ पे सिक्स्थ ब्रदर था। जिसके बाद एक बार में ही वो दोनों यहाँ पे मारे जाते हैं। जैसे टूटे हुए मास्क वाले बंदे को समझ में आ जाता है कि मामला सीरियस हो चुका है। वहीं पे येलिन आगे से दोबारा एबिलिटी का यूज करते हुए कहता है कि जो कोई भी बेफालतू में टीचर की आत्मा को परेशान करेगा वो सीधा नर्क में जाएगा। जिसके बाद वो दोबारा इंटरनल थंडर का इस्तेमाल करता है और उस बंदे के चौथे भाई को भी निपटा देता है और उसकी तो बॉडी भी नहीं बची, हवा में ही गायब हो गई। वहीं पे इसने अपने आगे टांगे ढीले कर दिए थे फॉरबिडन स्पेल का इस्तेमाल करते हुए। कहता कि नीनी भी अपने मन के अंदर सोचती इसका दिमाग खराब है क्या भाई, कहीं दूल्हा से न दफनानी पड़ जाए मुझको, ऑर्फन है ना ये। खैर उन दोनों का लीडर उन लोगों से कहता है कि इससे डरो नहीं, ये बस फॉरबिडन स्पेल कास्टर है, ज्यादा देर तक ये टिक नहीं पाएगा, वैसे भी इसके हालात खराब हो चुके हैं, देखो कैसे यहाँ पे इस भारी भारी सांसें ले रहा है। इसके बाद येलिन आगे से दोबारा कुछ यहाँ पे सेक्रीफाइस करता है और उन लोगों से कहता है कि यहाँ पे जोगे ने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया बस तुम जैसे कीड़ों मकोड़ों को बचाने के लिए। इसके बाद वो यहाँ पे सेकंड ब्रदर
के ऊपर हमला करने वाला था, उतने में यहाँ पे थर्ड ब्रदर पीछे से आता है और उसके ऊपर हमला करता है। निनी उसे यहाँ पे आगाह करने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक देर हो जाती है। वो बंदा येलेन के गले के ऊपर हमला करता है और उसको यहाँ पे पूरी तरीके से खत्म कर देता है। और उनका फर्स्ट ब्रदर आगे से कहता है ये तो चला गया, चलो हम लोग अपना काम कर लेते हैं। वही जब निनी येलेन को मरता हुआ देखती है तो फिर उसे यहाँ पे किसी टाइप का दर्द होता है, पता नहीं इसी फीलिंग को क्या कहते हैं, मुझे भी नहीं पता। खैर इसके बाद ये लोग कॉफिन को खोलने ही वाले थे, उतने में ही येलेन दोबारा यहाँ पे जिंदा हो जाता है और वो उन लोगों से कहता है कि अब तुम लोग यहाँ पे नर्क के अंदर जाने वाले हो। तो इसके बाद ये फॉरबिडन स्पेल अनडाइंग का इस्तेमाल करता है और अपनी बॉडी को दोबारा रिकवर कर लेता है। वहाँ पे ये भी हैरान है कि ये साला मरता क्यों नहीं, कहीं इसका डेविल के साथ में कोई रिश्ता विस्ता तो नहीं, कहीं उसकी ब्लैकमेल वीडियो तो नहीं इसके पास, साला ब्लैकमेल करता हो उसको। वहाँ पे निनी अब खुश हो जाती है कि येलेन मरा नहीं। इसके बाद येलेन आगे से फॉरबिडन स्पेल आइस ऑफ इंटरनल फ्रीज का इस्तेमाल करता है, जिससे वो यहाँ पे इन तीनों को एक बार के अंदर ही जमा देता है और उन्हें यहाँ पे खत्म कर देता है। वहाँ पे दूर से लोग ये फाइट देख रहे थे, वो सभी आगे से कहते हैं तो फॉरबिडन स्पेल कास्टर है ना, इसने इजीली यहाँ पे 4 लोगों को खत्म कर दिया जो कि यहाँ पे लेवल 50 पे थे। जिसके बाद येलेन आगे बढ़ता है और वो यहाँ पे ज़ुकी के कॉफिन को उठा लेता है। जिसको देख के निनी को ये चीज जानी पहचानी सी लगती है। बेसिकली वो येलेन को यहाँ पे येलेन के साथ में रिलेट कर रही थी, बेसिकली बॉडी लैंग्वेज सेम जो है दोनों की। जिसके बाद वो येलेन से पूछती है कि तुम मेरे फादर को कहाँ पे लेके जा रहे हो। जिस पे येलेन आगे से बताता है दफन करने के लिए और मैं ये खुद करूंगा। तो इसके बाद हम लोग यहाँ पे उस ग्रुप के लीडर को देखते हैं जिसने यहाँ पे फ्यूनरल के अंदर ये बवाल भेजा था। वो अपने लौंडे से पूछता है कि वो लोग वापस नहीं आए क्या। पर यहाँ पे उन लोगों के बारे में बात नहीं कर रहा जो कि यहाँ पे ज़ुकी की फ्यूनरल के अंदर गए हुए थे, लेकिन ही और लोगों के बारे में बात कर रहा है। जिसपे वो रेड मास्क वाला बंदा आगे से बताता है कि हाँ वो लोग वैली से वापस आ गए हैं और उन्हें यहाँ पे सबूत मिले हैं कि यहाँ पे गेट ऑफ एपोकलिप्स आया था। जिसपे ये बंदा ज़ोगे से पूछता है कि तुम्हें यहाँ पे गेट ऑफ एपोकलिप्स के अंदर ऐसा क्या मिल गया कि तुम अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे। जिसके बाद रेड मास्क वाला बंदा उससे पूछता है कि क्या हम कुछ और लोगों को भेजे उसकी लाश को लेने के लिए, लेकिन ये बंदा मना कर देता है, कहते हुए कि अब जरूरत नहीं है, अगर हम लोग ज्यादा करेंगे तो फिर और भी ज्यादा परेशानी खड़ी होगी, लेकिन हाँ कुछ लोगों को भेजो यहाँ पे येलेन और निनी के ऊपर नजर रखने के लिए, और साथ में मैं चाहता हूँ कि तुम किसी और पर्सन को भी ढूंढ निकालो। तो वो बंदा पूछता है किसे भाई निकालना है ढूंढ के। जिसपे ये बुढ़ो आगे से बताते हैं ली चुआन को, क्योंकि वो भी वहीं पे ही था। जिसके बाद अगले सीन में हम लोग येलेन को देखते हैं जिसने यहाँ पे ज़ुगे को साली सलामत और पूरी इज्जत के साथ में दफन कर दिया था। रिस्पेक्ट देने के बाद में निनी येलेन से कहती है कि आज जो तुमने किया उसके लिए शुक्रिया। जिसके बाद ये अपने पास से मनी कार्ड बाहर निकालती है, ये कहते हुए इसमें कई सारे पैसे हैं, तुम अपना इलाज करवा लो और हम तुम्हारे किसी भी चीज के एहसानमंद नहीं है। येलेन आगे से कार्ड लेने से मना कर देता है। तो निनी उससे पूछती है कि तुम कर क्या रहे हो। उस पर येलेन आगे से कहता है कि उसने जो आज किया वो बस यहाँ पे रीपे था अपने टीचर के लिए, उसे यहाँ पे किसी भी पैसे की जरूरत नहीं है। तो फिर निनी यहाँ पे येलेन से कहती है कि यहीं पे ही रुको। इसके जवाब में येलेन आगे से कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही ओपिनियनेटेड हो, हिंदी में बोले तो स्वच्छंद। बेसिकली ऐसा लगता है अगर ये बोलेगी तो फिर येलेन यहीं पे ही रुक जाएगा, मतलब खुद की बोली गई बात में कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट है। हालांकि वो बात बिल्कुल नॉर्मल है। इसलिए येलेन यहाँ पे निनी से कहता है तुम्हारे फादर के बिना तुम बस एक यूजलेस पर्सन हो और रहोगी। और इस बार निनी यहाँ पे फाइट बैक नहीं करती और वो इस बात को एडमिट कर लेती है कि वो सही है, वो एक यूजलेस पर्सन है। जब से वो पैदा हुई है तब से वो अपने फादर की प्रोटेक्शन के अंदर रह रही है, लेकिन जब वो मारे गए तब वो यहाँ पे उनके कॉफिन तक को प्रोटेक्ट नहीं कर पाई। जिसके बाद अपने फादर की कबर को ही पकड़ के रोने लगती है और कहती है क्या मैं आपके बिना सच में यूजलेस हूँ। जिसके बाद अगला सीन जी फैमिली का होता है जहाँ पे हम लोग लिंगियो को देखते हैं जो कि येलेन को देखते ही खुश हो जाता है और उससे पूछता है कि वहाँ पे क्या हुआ था। मैंने सुना कि यहाँ पे फ्यूनरल के अंदर बवाल हुआ था। येलेन आगे से कहता है सब कुछ ठीक है, ज्यादा चिंता न करो। तो फिर उसको यहाँ पे येलेन की आगे चिंता होने लगती है। उतने में ही लिंगियो के यहाँ पे फादर आते हैं जो कि येलेन से पूछते हैं कि तुम्हारा आगे का प्लान क्या है, तुम हमारे साथ जी फैमिली के अंदर ही क्यों नहीं रहते हो, जॉब चेंजर का पाथ काफी ज्यादा डिफिकल्ट है तो फिर तुम उसे छोड़ क्यों नहीं देते। येलेन आगे से कहता है कि वो उनकी बात को समझता है लेकिन वो फिर भी यहाँ पे यूनिवर्सिटी जाना चाहता है, वैसे भी उसके पास ज्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है तो फिर वो कोई भी यहाँ पे रिग्रेट रखना नहीं चाहता। लिंगियो के फादर उससे कहते हैं क्योंकि तुमने अपना डिसीजन ले लिया है तो फिर मैं तुम्हें सपोर्ट ही करूंगा, तुम्हें जहाँ जाना है जाओ, जी फैमिली तुम्हें हमेशा सपोर्ट करेगी। येलेन आगे से कहता है थैंक यू। जिसके बाद वो यहाँ से अपने रूम के लिए कट लेता है और अपने कमरे में आके लेट जाता है। उतने में यहाँ पे येलेन के स्टोरेज रिंग से वही पाउच बाहर निकलता है जो कि ज़ुगे उसके लिए यहाँ पे छोड़ के गया हुआ था। येलेन अपने मन के अंदर सोचता है ये अपने आप बाहर कैसे आ गया। तभी उस पाउच के अंदर से यहाँ पे 2 स्क्रोल बाहर निकलते हैं जो कि स्किल स्क्रोल थे। येलेन को लगा था कि इसके अंदर कोई मैसेज होगा लेकिन इसके स्क्रोल है। येलेन को इसका मतलब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था सिर्फ तब तक जब तक वो यहाँ पे इन इस स्क्रोल की एबिलिटीज को नहीं देखता है। इनमें से एक के पास थी फैंटम टेक्निक जिसके अंदर यहाँ पे यूजर अपने फैंटम शैडो को बना सकता था ताकि वो अपने एनिमी को कंफ्यूज कर सके, और दूसरा था टाइटल ब्रेथ टेक्निक जिसके अंदर यूजर अपनी इस ब्रेथ को बेसिकली अपनी सांस लेने की रिदम को इतना धीरे कर लेगा कि वो बस एकदम रुकने बराबर हो जाएगी, जिससे वो एक तरीके से मरने वाली एक्टिंग के अंदर चला जाएगा। एनिमी को यही लगेगा कि ये तो निकल लिया है, इग्नोर मार देगा वो तुमको। जिससे येलेन को समझ में आ जाता है कि ज़ुगे को पता लग गया था कि येलेन के पास जो सेकंड प्रोफेशन है वो यहाँ पे एबिलिटीज को इनहेंस कर देता है और उनके अलग वर्जन पे ले जाता है उनको। जिसके बाद वो अपने टैलेंट यहाँ पे अल्टीमेट सब्लिमेशन को
एक्टिवेट करता है और टर्टल ब्रेथ टेक्निक को इवॉल्व करके ग्रेट वॉइड टेक्निक के अंदर बदल देता है। इसके बाद वो इस टैलेंट का इस्तेमाल यहाँ पे फैंटम टेक्निक के ऊपर भी करता है और उसको भी यहाँ पे थ्री पीरियोडिस टेक्निक के अंदर यहाँ पे इनहेंस कर देता है। तो इसके बाद हम लोगों को ग्रेट वॉइड टेक्निक के बारे में बताया जाता है कि जब ये स्पेलकास्टर यहाँ पे इसका इस्तेमाल करेगा तब उसकी बॉडी यहाँ पे 1 मिनट के लिए वॉइड स्टेट के अंदर चली जाएगी, जिससे वो पूरी तरीके से यहाँ पे इनविजिबिलिटी हासिल कर लेगा और जो भी उसके ऊपर अटैक किए जाएंगे और स्पेल किए जाएंगे वो भी पूरी तरीके से नलीफाई हो जाएंगे, यानी कि यूजर के ऊपर बिल्कुल भी असर नहीं पड़ेगा उन अटैक्स का। इसके बाद थ्री प्योरिटीज वाली टेक्निक को जान लेते हैं। मैंने इसका नाम गलत बता दिया था, वन की ट्रांसफॉर्मिंग इनटू थ्री प्योरिटीज, ये है पूरा नाम। अब इस फॉरबिडन स्पेल के अंदर ये बस अपने आधे से ज्यादा लाइफ स्पैम को यहाँ पे खर्चा करेगा एक क्लोन बनाने के लिए, जो कि हूबहू उसकी यहाँ पे नकल रहेगी और इलन यहाँ पे अपने 3 क्लोन बना सकता है। जब यहाँ पे एक क्लोन मरेगा तो फिर यहाँ पे यूजर को कुछ भी नहीं होगा, ओरिजिनल क्लोन यहाँ पे हमेशा अनअफेक्टेड रहेगा। लेकिन अगर ओरिजिनल क्लोन मर जाता है, बेसिकली येलेन मर जाता है, तो फिर उसके जितने भी क्लोन रहेंगे वो यहाँ पे गायब हो जाएंगे। येलेन को समझ में आ जाता है कि जोगे ने उसको यहाँ पे वरदान दिया है मरते मरते भी। अब इन टेक्निक्स की वजह से वो कभी भी यहाँ पे दूसरों की नजरों में पकड़ा नहीं जाएगा। सबको यही लगा कि येलेन तो अपने यहाँ काम कर रहा था, वो कोई और ही बंदा होगा। वो यहाँ पे सभी लोगों के सर्वेलेंस से एकदम आजाद हो जाएगा। इसके तुरंत बाद येलेन आगे से यहाँ पे फॉरबिडन स्पेल 1 की ट्रांसफॉर्मिंग इनटू 3 प्योरिटीज का इस्तेमाल करता है और अपना एक क्लोन बना लेता है। येलेन भाई से बकायदा छू के चेक करता है कि मेरा ही माल तो है ना, कहीं दूसरे का तो नहीं है। इसका बस चलता है तो कच्छे के अंदर भी हाथ डाल देता। इसके बाद येलेन अपनी पट्टी भी उसको पहना देता है और चश्मा भी, ये कहते हुए कि अब से तुम यहीं वहीं रुकोगे, ये वाला क्लोन जी फैमिली के अंदर रहेगा। अब मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि कौन मेरे ऊपर नजर बनाए हुए है, किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा, तुम बस यहीं पे रुको, मैं देखना चाहता हूँ कि कौन मेरे ऊपर नजर बनाए हुए है। इसके बाद आगे से ये फॉरबिडन स्पेल ग्रेट वॉइड टेक्निक का इस्तेमाल करता है और 1 मिनट के लिए पूरी तरीके से यहाँ पे स्पेस के साथ में मिल जाता है, इसलिए अब इसे कोई भी देख नहीं पा रहा था। वहीं पे कुछ लोग थे जो कि यहाँ पे येलेन के ऊपर नजर बनाए हुए थे और येलेन इनकी आंखों के सामने से ही निकल जाता है। वहीं पे वो जोगे की तारीफ कर रहा था कि यार तुम सच में नंबर 1 एस्ट्रोलॉजर हो, तुमने सब कुछ पहले से ही प्रेडिक्ट कर लिया था कि मेरे साथ क्या होगा, इसलिए तुमने वो टेक्निक ढूंढ के रखी थी मेरे लिए। इसके बाद येलेन एक पोर्टल के पास में आ जाता है और मन के अंदर सोचता है कि अब उसके पास एकदम न्यू आइडेंटिटी है, एक नई पहचान है, तो फिर उसे अब किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। इसके बाद वो एक पोर्टल के पास में आ जाता है, तो जो पोर्टल के पास में लोग खड़े थे वो उसे पूछते हैं क्या तुम सच में बाहर जाना चाहते हो, जिस पे येलेन आगे से कहता है कि हाँ वो सिटी से बाहर जाना चाहता है। तो वो लोग उसे जाने देते हैं, लेकिन साथ ही में वार्निंग भी देते हैं कि सिटी के बाहर आजकल कई सारे मॉन्स्टर देखे जा रहे हैं, तो फिर थोड़ा सा सावधान रहना। जिसके बाद हम लोग येलेन को देखते हैं जो कि मस्त अब जंगलों के अंदर घूम रहा था। अब इसे कोई भी रोकने टोकने वाला नहीं था, ये जितना चाहे उतना यहाँ पे बाहर घूम सकता था। जिसके बाद येलेन उसी काम के अंदर लग जाता है जिस काम के अंदर ये बढ़िया है। इसको यहाँ पे एक म्यूटेंट डॉग दिखाई देता है, तो वो उससे कहता है कि अब तुम मेरे लिए एक्सपीरियंस पॉइंट बनने वाले हो। वहीं पे येलेन आगे से फैसला करता है कि वो सिर्फ यहाँ पे आइस मैजिक इस्तेमाल करेगा ताकि उसकी जो न्यू आइडेंटिटी है वो यहाँ पे छुपी रहे और उसके बारे में किसी को भी ना पता चले कि वो एक फॉरबिडन स्पेल कास्टर है। जिसके बाद वो एक छोटे से आइस के टुकड़ों को यहाँ पे फोस्ट का इस्तेमाल करते हुए एक बड़ी सी शॉट के अंदर बदलता है, जिससे उस म्यूटेंट डॉग को समझ में आ जाता है कि उसने एक गलत आदमी के ऊपर भौंक दिया है। जिसके बाद येलेन उसके ऊपर हमला करता है और इजीली उसको यहाँ पे खत्म कर देता है और बाद में डिवोवरिंग एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए उसके सभी बॉडी पार्ट्स को यहाँ पे अपने अंदर डिवोवर भी कर लेता है, जिससे इसका लाइफ स्पैन अब यहाँ पे 125 से बढ़ जाता है और वगैरह वगैरह वाली चीजें। जिसके बाद तो ये पूरी तरीके से तबाही मचा देता है। इसकी नजरों के सामने जो भी मॉन्स्टर दिखाई देता ये उनको यहाँ पे क्रिस्टल के अंदर कैद करता, उन्हें बर्फ बनाता, जिसके बाद उन्हें तोड़ देता और इसी तरीके से पता नहीं ये कितने सालों का एक्सपीरियंस यहाँ पे इकट्ठा करते जा रहा था, सॉरी कितने सालों का लाइफ स्पैन इकट्ठा करते जा रहा था। एक बार 360, एक बार 36 दिन, एक बार 245 साल, इस तरीके से तो ये साला कुछ ज्यादा ही नहीं जी रहा, ये सेंचुरी मार देगा ये। खैर जो भी हो, येलेन इसी तरीके से आगे बढ़ते जा रहा था लेवल अप करते हुए। जिसके बाद ये 3 दिनों के बाद में सिटी के अंदर वापस आता है, तो इसका लेवल अब यहाँ पे 30 हो गया था। तो फिर येलेन ने भले ही 3 दिनों के अंदर लेवल 30 के पास पहुंच गया था, लेकिन इसके बावजूद वो यहाँ पे संतुष्ट नहीं हुआ था। उसे यहाँ पे कोई और तरीका चाहिए था जल्दी जल्दी लेवल अप करने का, और उसी टाइम पे येलेन को एक अच्छा आइडिया आता है और वो डायरेक्ट जॉब चेंजर गिल्ड के लिए निकल जाता है। जिसके बाद अगला सीन वही का ही होता है। तो पे येलेन हम लोगों को बताता है कि जो जॉब चेंजर गिल्ड का प्रेसिडेंट है बेसिकली ली चुआन, उसको यहाँ पे उठा लिया गया है, वो गायब है। लेकिन इसके बावजूद गिल्ड को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो भी एकदम मस्त चल रहा है। जिसके बाद वो पास वाली रिसेप्शनिस्ट के पास में जाता है, तो वो रिसेप्शनिस्ट उससे पूछती है कि हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। तो येलेन उससे कहता है कि वो यहाँ पे एक मिशन को पोस्ट करना चाहता है, एक तरीके से क्वेस्ट देना, ये तुम्हें ज्यादा समझ में आता है। इसलिए उसको एक अलग डिपार्टमेंट के अंदर भेज दिया जाता है, जहाँ का बंदा उसे पूछता है कि वो किस टाइप की मिशन को यहाँ पे पोस्ट करना चाहता है। येलेन आगे से बताता है रिसाइकलिंग मॉन्स्टर क्रॉप्स, यानी कि मॉन्स्टर की लाशों को रिसाइकल करना। तो वो बंदा येलेन से पूछता है कि तुम कितने पैसे देना चाहोगे रिसाइकलिंग के लिए। येलेन आगे से पूछता है कि मार्केट प्राइस क्या चल रहा है अभी के हिसाब से, जिसपे वो बंदा येलेन को बताता है कि ये तो भाई मॉन्स्टर के लेवल और साथ ही में टाइप के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन नॉर्मली एक मॉन्स्टर की लाश यहाँ पे जिसका लेवल 10 हो, यहाँ पे 3 लाख गोल्ड कॉइन का पड़ता है और खास तरीके के मॉन्स्टर के लिए एक्स्ट्रा पेमेंट लगती है। एग्जाम्पल के लिए गोल्डन आर्मर डीमन राइनो को यहाँ पे तुम्हें 1.5 लाख एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे।
येलिन उसे कहता है मार्केट प्राइस को फॉलो करते हुए तुम डायरेक्ट यहाँ पे 20 लेवल के नीचे के जितने भी मॉन्स्टर हैं उन सभी को अरेंज करवा दो, मैं उन सभी को खरीदूंगा। जिसपे वो बंदा येलिन से कहता है कि तुम यहाँ पे नए आए हो और शायद से तुम नए अवेकनर हो, तो फिर अगर तुम यहाँ पे एक मिशन को पोस्ट करना चाहते हो तो फिर तुम्हें यहाँ पे हैंडलिंग फी देनी पड़ेगी। बेसिकली ये लोग यहाँ पे अपना कमीशन ले रहे हैं। तो फिर येलिन एक बार में इतना सब करवा रहा है तो फिर उसे यहाँ पे और भी ज्यादा चीजों की जरूरत पड़ेगी। येलिन आगे से पूछता है क्या जरूरत पड़ेगी, जिसपे वो बंदा आगे से बताता है कि आपको यहाँ पे पैसे डिपॉजिट करने पड़ेंगे पहले कुछ परसेंट के। येलिन आगे से कहता है ऐसा क्या, जिसके बाद वो अपना वीआईपी कार्ड बाहर निकालता है ये कहते हुए ये काफी होगा। तो वो बंदा जैसे यहाँ पे टॉप टायर लाइफ टाइम वीआईपी कार्ड देखता है तो वो लोग बहुत जल्दी जल्दी येलिन के लिए सारे काम कर देते हैं। जिसके बाद तो पूछो नहीं भैया, 3 दिनों के अंदर वो लोग यहाँ पे मॉन्स्टर्स की भीड़ लगा देते हैं। यहाँ तक कि जो आसपास लोग थे वो सभी आगे से कहते हैं कौन है भैया इस दुनिया के ऊपर जिसको यहाँ पे इतने सारे मॉन्स्टर्स की लाशों की जरूरत है। आज तक मैंने यहाँ पे इतने जिंदा मॉन्स्टर नहीं देखे होंगे जितने मुर्दा देख लिए हैं। जिसने भी इन्हें खरीदा है वो कुछ ज्यादा ही पैसे दे रहा है। तो पे शायद से यहाँ पे कुछ ऐसे भी प्रोफेशन है जो कि मॉन्स्टर की बॉडी का इस्तेमाल करते हुए अपना लेवल बढ़ा सकते हैं, जैसे कि एल्केमिस्ट वाला। ये लोग ये बातें बता रहे हैं। जिसके बाद हम लोग येलिन को देखते हैं जिसके लिए यहाँ पे कई सारे मॉन्स्टर्स ला दिए गए थे। वो बंदा येलिन से कहता है कि तुम इन्हें चेक कर सकते हो। येलिन उसे कहता है बुरे नहीं है, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। और वो जैसे ही दरवाजा बंद करके जाता है तो येलिन आगे से अपनी डिवोवर एबिलिटी का यूज करते हुए इन सभी मॉन्स्टर्स को यहाँ पे डिवोवर कर लेता है और एक झटके के अंदर उन्हें यहाँ पे एब्जॉर्ब भी कर लेता है। जिसके बाद भैया इसको तो फ्री में ही यहाँ पे सब एक्सपीरियंस पॉइंट मिलते जा रहे थे और ये कह रहा था कि पैसों के साथ में तो कुछ भी खरीदा जा सकता है। सभी मॉन्स्टर्स को एब्जॉर्ब करने के बाद में ये जैसे ही वहां से बाहर निकलता है तो कुछ लोग इसका पीछा कर रहे थे जो कि इसके बारे में सारी जानकारी दे रहे थे। ये कहते हुए कि इसने काले कपड़े पहने हैं, ब्लैक हुडी है, जैसे ही मिले धड़ लो इसको। येलिन को पहले से ही पता था कि उसका पीछा किया जा रहा है, इसलिए वो चुपचाप एकदम सुनसान जगह पे आ जाता और मन के अंदर सोचता है कि साला मैंने अपना रंग रूप सब कुछ बदल लिया लेकिन इसके बावजूद मेरे लोग पीछा कर रहे हैं, ये बात तो बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाती। जिसके बाद वो पीछे मुड़ के उन लोगों से कहता है थक गए होगे, पानी वानी पी लो, मैं यहीं पे ही रुका हुआ हूँ। जिसके बाद 2 असासिन्स बाहर निकलते हैं जो कि येलिन से कहते हैं कि तुम ही हो ना जिसने यहाँ पे मॉन्स्टर्स की लाशों को कलेक्ट करने का मिशन डाला था, कोई तुम्हारी जिंदगी के बदले में पैसे दे रहा है। जिसके बाद ये दोनों येलिन के ऊपर हमला करते, उससे पहले येलिन इन लोगों के ऊपर हमला कर देता है और इनसे कहता है वो कितना दे रहा है भाई, मैं तुम्हें डबल दूंगा, जरा उसका नाम बताना। वहीं पे येलिन ने जिस बंदे को पकड़ा हुआ था वो अपनी एबिलिटी का यूज करते हुए येलिन की पकड़ से आजाद हो जाता है। ये साला खुद को धुएं या फिर लिक्विड के अंदर बदल लेता है। जिसके बाद येलिन की पकड़ से आजाद होके उसके पीछे जाता है और उसके ऊपर हमला करते हुए कहता है कि तुम मरने वाले हो लेकिन इसके बावजूद हमारे साथ यहाँ पे मारने वाली कर रहे हो, तुम्हारे मरने के बाद में तुम्हारा सारा पैसा हमारा तो ही होगा। जिसपे दूसरा बंदा आगे से कहता है फालतू की बकवास बंद करो, जल्दी इसे खत्म करो। इसे खत्म न करने के बाद में बॉस ने हम लोगों को बोला है कि हमें जल्दी से सीक्रेट रियल 79 में पहुंचना है। येलिन को समझ में आ जाता है कि सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा, डब्बा उल्टा करना ही पड़ेगा। जिसके बाद वो फ्रीज स्पेल का इस्तेमाल करता है और एक बार में ही इन दोनों को जमा देता है। जिससे इन्हें भी समझ में आ जाता है कि जैसे भिड़ने के लिए गए हुए थे वो फॉरबिडन स्पेल कास्टर था। येलिन इन लोगों से कहता है कि अब तुम दोनों सीधे मुंह बात करोगे या फिर मुंह ही तोड़ दो तुम्हारा, तुम्हें यहाँ पे किसने भेजा है। ये लोग अभी भी अपना मुंह नहीं खोल रहे थे तो येलिन आगे से कहता है ठीक है। जिसके बाद वो एक बंदे का कान ही उड़ा देता है। तो इन लोगों की अब बोलती यहाँ पे चालू हो जाती है और वो लोग येलिन से कहते हैं हम तुम्हें सब कुछ बताते हैं। इसके बाद दूसरा बंदा आगे से बताता है कि जो लोग तुम्हें मारना चाहते हैं वो लोग ग्रुप ऑफ पीपल हैं। बेसिकली कुछ लोग हैं जो कि यहाँ पे लाइफ स्किल्स यूज करते हैं, जॉब चेंजर अलायंस है, क्योंकि तुमने यहाँ पे एक मिशन इशू किया है, इस वजह से उनके बिजनेस के अंदर कई सारी दिक्कतें आ रही हैं, इसीलिए वो लोग तुम्हें यहाँ पे हटाना चाहते हैं। जिसके बाद वो एक एक करके उनका नाम भी बताते हैं, जैसे कि यिन जियांग, सीनियर अल्केमिस्ट युनजिंग, सीनियर अल्केमिस्ट जोपिंग और भी कई सारे मास्टरमाइंड हैं। शायद से ये सब वही लोग हैं जो कि यहाँ पे येलिन के बारे में बात कर रहे थे। वो मुंडे तो तुम्हें याद होंगे ना, टकलू टकलू से। येलिन लोगों से कहता है थैंक यू लिख लिया मैंने। अब जरा मुझे ये बताओ कि तुम लोग कौन से सीक्रेट रियलम के बारे में बात कर रहे थे जो कि 79 थी और तुम लोगों ने अभी उसके बारे में बोला। जिसपे वो लोग यहाँ पे येलिन को सीक्रेट रियलम की एकदम एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स देते हैं और उससे कहते हैं कि हमने तुम्हें सब कुछ बता दिया है, अब तुम हमें जाने दोगे ना। येलिन लोगों से कहता है ऑफ कोर्स तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, लेकिन अगर तुम सर्वाइव कर पाए तो बर्फ पिघलने तक। जिसपे वो लोग येलिन से कहते हैं कि हम ऐसे छोड़ के ना जाओ, हम लोग यहाँ पे जम के मर जाएंगे, हाइपोथर्मिया से मर जाएंगे। येलिन उससे कहता है बच जाओगे भाई, अभी तो तुम जवान हो, गर्म खून है तुम्हारा, साले बर्फ ठंडी कर देंगे इनका गर्म खून। इसके बाद अगला सीन उस सीक्रेट रियलम का होता है जहाँ पे पहले ही कई सारे लोग इकट्ठा हो गए थे। ऑफ कोर्स कई सारे लोग अंदर भी गए हुए थे लेकिन अभी तक वो बाहर नहीं आए थे, एक भी बंदा बाहर नहीं आया था। इसलिए सभी अपने मन के अंदर यही सोच रहे थे कि इसके अंदर है क्या। पहला ग्रुप जो अंदर गया था उसको यहाँ पे गए हुए 2 दिन हो गए हैं लेकिन अभी तक कोई भी बाहर नहीं आया और ना ही कोई निशानी आई है। येलिन भी दूर बैठ के यहाँ पे इन लोगों की बातों को सुन रहा था। ये लोग आगे से कह रहे थे कि जब तक कोई बाहर नहीं आता मैं तो अंदर नहीं जाने वाला, हमें यहाँ पे और भी कई सारे सीक्रेट रियलम मिल सकते हैं लेकिन जिंदगी तो एक ही है ना, और अगर कोई भी बाहर नहीं आया तो इसका मतलब यही है कि ये कोई यहाँ पे डेथ ट्रैप हो सकता है। उतने में इन लोगों की आवाजें और भी ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि अंदर से कुछ दिखाई दे रहा था। तभी डंजन के अंदर यहाँ पे एक आर्टिफैक्ट दिखाई देता है जो की काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा था। और अब तो पता है भाई इंसानों के अंदर लालच इतना कूट कूट के भरा है ना कि इन्हें कितना भी दे तो इनको कम ही लगता है। जैसे ही आर्टिफैक्ट का नंबर आता है तो ऐसे ही बिना कुछ सोचे समझे अंदर
घुस जाते हैं। ये कहते हुए ये आर्टिफैक्ट तो मेरा है, कोई भी मुझसे लड़ेगा इसके लिए मैं तो उसकी जान ले लूंगा, साले तेरी जान ले ली जाएगी। जो अंदर घुसा जा रहा है बिना कुछ सोचे समझे। वहीं पे येलिन भी आता है और उसे सब कुछ समझ में आ रहा था कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। अगर ये आर्टिफैक्ट इस रंजन के अंदर है तो फिर यहाँ पे और भी लोग होने चाहिए थे, या फिर कोई अंदर पहले से ही है जो कि यहाँ पे स्ट्रांग है और वो यहाँ पे आर्टिफैक्ट को एक यहाँ पे चारे के तरीके इस्तेमाल कर रहा है इन लोगों को अंदर बुलाने के लिए। उतने में कोई लड़की पीछे से एक लड़का पीछे से बाहर निकलता है जो कि येलिन से कहता है कि तुमने भी नोटिस किया ना कि इस रियलम के साथ में कुछ तो गड़बड़ है, हमें चल के चेक करना चाहिए। येलिन उससे कहता है वो तो ठीक है लेकिन तुम कौन हो और तुमने यहाँ पे खुद को एक लड़के के तौर पे क्यों भेस बदला हुआ है, शर्म नहीं आती? लड़कों का नाम ऐसा ही बदनाम है, तुम्हें और ज्यादा बदनाम कर दे रही हो। जिसपे वो लड़की येलिन से कहती है कि तुमको इतनी जल्दी कैसे पता चल गया? जिसपे येलिन आगे से कहता है कौन लौंडा भाई मुंह के ऊपर यहाँ पे इतना ज्यादा मेकअप होता है और ऊपर से अपने होठों के ऊपर कौन इतना ज्यादा लिप बाम लगाता है भाई, और ऊपर से अपने एक बार फिगर को देखो, पट्टियों का इस्तेमाल करो तब भी वो नहीं छुप रहा है। भेस बदला करो तो हिसाब से बदला करो कि लोग पहचान ना सके। जिसपे इस लड़की को तो अपने ऊपर सेल्फ डाउट होने लगते हैं, होने भी चाहिए, हरकतें ही ऐसी हैं। खैर येलिन उसे कहता है मैं तो भैया चला, यहाँ पे कुछ तो काला है और उस काली चीज के अंदर मुझे अपना गल नहीं लाल करना। लेकिन वो लड़की येलिन को रोक लेते है, ये कहते हुए तुम तो रुको। येलिन उससे कहता है जल्दी बको भाई जो बकना है। वो लड़की येलिन से कहती है कि मेरे बुद्धि के मुताबिक ये सीक्रेटली एक ट्रैप है जो कि यहाँ पे डीमंस ने बनाया है ताकि वो ह्यूमन जॉब चेंजर्स को अंदर बुला सके। तुम मेरे साथ टीम अप करो और अंदर चल के देखो, शायद से हमें कुछ पता चले। येलिन अपने मन के अंदर सोचता है कि डीमन यहाँ पे काफी ज्यादा पावरफुल है और अगर वो उनको यहाँ पे डीव ओवर कर ले तो फिर उसे कई सारे यहाँ पे एक्सपीरियंस पॉइंट मिल सकते हैं, लेकिन रिस्क काफी ज्यादा है तो वो मना कर देता है। तभी वो लड़की येलिन से कहती है कि मैं तुम्हें पैसे दूंगी। येलिन आगे से कहता है जितनी पढ़ाई मुझे मिली है उस हिसाब से मैं ऐसे काम बिल्कुल भी नहीं करता हूँ, ऐसी चीज सपोर्ट करने से हमेशा लगते ही है। उतने में वो लड़की आगे से कहती है एपिक ग्रेड का इक्विपमेंट, तो ये तुरंत ही अपनी बाजी पलट जाता है और सारी शिक्षा को लात मार उस लड़की से कहता है कि चलो चलते हैं अंदर। ये मत भूलना कि तुमको मुझे यहाँ पे एपिक ग्रेड का इक्विपमेंट देना है। मैं तुम्हें क्या कह बुलाऊं, तुम्हारा नाम क्या है? इस पे वो लड़की येलिन से अपना हाथ छुड़ाती है और उससे कहती है जी साशाओ मेरा नाम है। और फिर वो मन के अंदर सोचती है कि इसको किस टाइप की एजुकेशन मिली हुई है भाई, कि ऐसे पैसों के चक्कर में कभी भी ना करना लेकिन इक्विपमेंट के चक्कर में कर देना। और वो उससे पूछती है कि तुम्हारा प्रोफेशन क्या है। येलिन आगे से बताता है कि वो एक आइस टाइप यूजर है, वो यहाँ पे कुछ भी इस्तेमाल कर सकता है, उसे यहाँ पे इक्विपमेंट के बारे में कोई लेना देना नहीं है, कोई भी इक्विपमेंट उसे चलेगा। जिसपे वो लड़की उससे कहती है आइस टाइप मैच हो तो फिर ये बढ़िया है, मेरे पास तुम्हारे लिए सच में कुछ अच्छा है जो तुम्हें सूटेबल रहेगा। जिसके बाद ये अपना एपिक ग्रेड का आर्टिफैक्ट यहाँ पे येलिन को दिखाती है तो इसकी आंखें खुल जाती हैं, क्योंकि एपिक ग्रेड उसी के लिए ही बना हुआ था, हार्ट ऑफ आइस क्रिस्टल, जो कि यहाँ पे स्पिरिट पावर को 60% से बढ़ा सकता है और इसको रिफाइन भी किया जा सकता है। वैसे के लिए इसके ऊपर स्टार लगा के इसकी ताकत को बढ़ाया जा सकता है। साथ ही में ये स्किल के साथ में आते जो कि एब्सोल्यूट जीरो। अब इसके अंदर बस येलिन यहाँ पे एक बर्फ की इतनी ज्यादा डोमेन बना लेगा कि वो यहाँ पे एब्सोल्यूट जीरो वाले पॉइंट पे पहुंच जाएगी, जिससे उसकी यहाँ पे जो आइस टाइप स्किल्स रहेंगी उनकी भी पावर 100% से बढ़ जाएगी। समझ गए ना? ये डोमेन स्किल है जहाँ पे तुम आइस टाइप का गोला बनाओगे तो फिर तुम आइस टाइप हमले और भी ज्यादा अच्छे से इंप्रूव कर पाओगे, उन्हें अच्छे से इस्तेमाल कर पाओगे। जैसा येलिन से कहती है जल्दी से जवाब दो भाई, अगर मेरी माँ को पता चल गया कि मैं बाहर गेड़िया मार रही हूँ तो फिर वो मुझे वापस लेके चली जाएंगी। येलिन अपने मन के अंदर समझ जाता है कि ये है भाई अमीर बाप की बिगड़ी औलाद, ये घर से बाहर निकली है गेड़िया मारने के लिए और ये शायद से किसी मिस्टीरियस पावरफुल फैमिली से हो सकती है। और वो उसे पूछता है कि तुम बिना बताए घर से बाहर निकली हो ना गेड़िया मारने के लिए। जिस पे जीसा आगे से कहती है तो क्या है, तुमसे क्या मतलब, तुम अपना नाम बताओ, अपना लेवल बताओ, मुझे लगता है कि तुम यहाँ पे सच में स्ट्रांग हो। जिस पे येलिन आगे से अपना नाम वूसवांग बताता है, ये कहते हुए कि मैं लेवल 15 पे हूँ, तुम्हारे बारे में क्या? वो लड़की उससे कहती है कि तुम बस 20 साल के हो लेकिन इसके बावजूद लेवल 15 पे हो, तुम तो एक जीनियस कहलाओगे। येलिन उसे कहता है तारीफ बंद करो, अपने बारे में बताओ। तो ये आगे से अपनी तारीफ करने वाली थी तो ये शर्मा जाती है, खुद की ही तारीफ करके खुद पे ही शर्मा गई। येलिन से कहते हैं कि तुम मेरे क्लोज भी नहीं आते, मैं 17 साल की और मैं पहले ही लेवल 37 पे हूँ। वो फिर खुद की तारीफ करके इसकी नाक लंबी हो जाती है, झूठ तो नहीं बोला इसने। येलिन उसे कहता है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अपने मन के अंदर सोचता है चल बदरिया कहेगी, तो उससे कौन कंपेयर करना चाहता है। तो इसके बाद येलिन जीसाओ से पूछता है क्या तुमने यहाँ पे टॉप स्कोरर फाइनल एग्जाम के अंदर हिस्सा नहीं लिया था क्या? जिसपे जीसाओ आगे से बताती है कि वो यहाँ पे एग्जाम्स के अंदर हिस्सा नहीं लेती है क्योंकि उसके फादर कहते हैं कि ये वेस्ट ऑफ टाइम है, अमीर बापों की सोच। ये सुनते ही येलिन उससे कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ टीम अप करूंगा और हम लोग एक साथ इस रियलम को यहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे। तो वो लड़की उससे कहती है ठीक है ये इक्विपमेंट तुम रख लो, अब से हम लोग यहाँ पे टीममेट हुए। तो इसके बाद वो दोनों सीक्रेट रियलम के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पे आते ही इन लोगों को समझ में आ जाता है कि यहाँ पे सच में डीमंस हैं इस सीक्रेट रियलम के अंदर, क्योंकि यहाँ पे उनकी महक कुछ ज्यादा ही तगड़ी है। येलिन यहाँ पे उससे पूछता है क्या तुम अक्सर यहाँ पे डीमंस के साथ में इसी तरीके से निपटती हो? जिसपे जीसाओ आगे से बताती है कि हाँ वो करती रहती है, लेकिन हर बार उसके पेरेंट्स उसके साइड पे रहते थे, लेकिन इस बार वो यहाँ पे डीमंस का सामना अकेले करने आई है। इसके बाद सीजाओ जब पूछ रही थी कि वो सभी लोग कहाँ पे चले गए, कि यहाँ पे लोगों को अलग अलग जगह पे रैंडमली टेलीपोर्ट कर दिया जाता है, उतने में है कोई उन दोनों के ऊपर हमला करता है। तो येलिन जल्दी से जीसाओ को पकड़ता है और वहां से भागता है, ये कहते हुए सावधान रहो ये हमारे पीछे आने वाला है। जिसके बाद येलिन जल्दी से यहाँ पे आइस ब्लेड स्पेल का यूज करते हुए उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला करता है और उसकी पूरी बॉडी को जमा देता है। जीसाओ उसकी तारीफ करते ही ये कहते हुए कि तुम्हारे आइस ब्लेड स्पेल तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। येलिन आगे से कहता है कि आइस मेज हो, मैंने ये पहले ही बोला था। जिसके बाद येलिन जीसाओ की आंखों के
सामने ही उस डीमन की बॉडी को यहाँ पे अपनी बॉडी के अंदर स्टोर कर लेता है। जिसको देख के जीसाओ उसे पूछती है कि तुम मॉन्स्टर्स की बॉडी को यहाँ पे क्यों कलेक्ट कर रहे हो। जिस पे आगे से रोते हुए कहता है वो एक गरीब है, ऑर्फन है, इन सभी मॉन्स्टर्स की बॉडी काफी ज्यादा महंगे दामों में बिकती है और उसके पास कोई दूसरा तरीका भी नहीं है पैसे कमाने का, क्योंकि यहाँ पे ये सभी मटेरियल्स काफी ज्यादा महंगे होते हैं और एक अवेकनर की लाइफ भी वैसे भी इतनी ज्यादा टफ रहती है। इक्विपमेंट, स्किल, बुक्स, मटेरियल वगैरह वगैरह सब कुछ फ्री में नहीं आता है। मेरे पास तो फैमिली भी नहीं है, कोई मुझे सपोर्ट भी नहीं करता है। देख रहे हो मेरी कितनी ज्यादा जिंदगी झंड है। तुमने इक्विपमेंट का जैसा ही नाम लिया मैं अपनी जिंदगी दांव पे लगाने तक को रेडी हो गया। जीसा आगे से कहती है बस रे पगले, रुलाएगा क्या, तूने तो मेरा दिल छित्ती छित्ती कर दिया। जीसा उसे कहती है कि जब हम लोग डीमन को हरा देंगे तो उनकी बॉडी को भी तुम ही रख लेना, मुझे वो नहीं चाहिए। उनकी यहाँ पे जो बॉडी रहती है वो नॉर्मल मॉन्स्टर से और भी कई गुना ज्यादा वैल्यूएबल रहेगी। ये लोग उससे कहता है धन्यवाद, लेकिन हाँ जब हम लोग यहाँ पे डीमन को हंट करेंगे तो फिर तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी वीडियो रिकॉर्ड करने में, ताकि मेरे पास वीडियो हो और मैं अपनी फैमिली को साबित कर सकूं कि मैं अकेले ही यहाँ पे डीमंस को हंट कर सकती हूँ। यीलन को कोई भी दिक्कत नहीं थी। तो पे यीलन अपने मन के अंदर सोचता है कि ये लड़की इतनी भी ज्यादा बुद्धिमान नहीं है, ये मुझे लगातार एक ही डायरेक्शन के अंदर लेके जा रही है, या फिर इसके पास कोई सेंस एबिलिटी है जिससे ये डीमंस की महक को यहाँ पे ट्रेस कर सकती है इस रियलम के अंदर। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि ये दोनों मिलके क्या गुड़ खिलाते हैं और कितने डीमन को हराते हैं। अभी के लिए मेरी दिहाड़ी खत्म है और मेरा पिछवाड़ा दर्द कर रहा है, पता नहीं क्यों। बाय बाय।